हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल कारीगर का तीसरा भाग। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कमिश्नर। अपने बाल नोच डालने के ऐसे अंदाज में महेश घोष फ़ोन पर चीख रहे थे। वह अब भी हमारे बंगले के मेन गेट के ठीक सामने सड़क से उस पार अपनी गाड़ी सहित खड़ा है। कल कोर्ट से निकलते ही कमबख्त सीधा यहीं आ गया था। सारी रात यहीं खड़ा रहा, न खुद सोया न मुझे सोने दिया। पता नहीं हरामजादे को नींद भी आती है या नहीं। अब दोपहर के 12 बज गए। एक सेकंड के लिए भी बंगले के सामने से हिला तक नहीं है। बस ड्राइविंग सीट पर बैठा चांदनी के कमरे की बंद खिड़की को यूं घूरे जा रहा है जैसे आंखों से ही तोड़ डालेगा। जी चाहता है अभी बाहर निकलूं और गोली सुड़ा दूं साले को। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं घोष, फिर कहता हूं, ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। कमिश्नर उसे समझा रहा था। दरअसल वह चाहता ही यह है कि तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी करो ताकि वह तुम्हें अपने फंदे में लपेट सके। हद हो गई कमिश्नर, हद हो गई। एक अदना सा लड़का इतनी बड़ी मुसीबत बन गया। ना तुम्हारी पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पा रही है, ना अदालत कुछ कर सकी। कितना बोदा, कितना हल्का कानून है हमारा। समझने की कोशिश करो घोष, साबित हो चुका है। लड़का बहुत ही शातिर और मक्कार किस्म का है। कानून की पूरी नॉलेज रखता है, इसलिए वे किसी कानून को नहीं तोड़ रहा। बस खड़ा है तुम्हारे बंगले के सामने। कोई भी शख्स कहीं भी चाहे जितनी देर खड़ा रह सकता है। पुलिस उस पर तब तक हाथ नहीं डाल सकती जब तक कि वे कोई गैर कानूनी हरकत ना करे। और फिर मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर कहता हूँ, धैर्य से काम लो। अपने दिमाग को ठंडा रखो। उत्तेजित मत होने दो उसे। सारी रात सोए क्यों नहीं? आराम से सोना चाहिए था। नींद आ रही हो तब सो जाओ। कैसी बात कर रहे हो कमिश्नर? ऐसी हालत में क्या मुझे नींद आ सकती है? वही कह रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह खड़ा है तो खड़ा रहने दो। अपना सिरदर्द मत बनाओ उसे। नेगलेक्ट करो। भूल जाओ उसकी वहाँ मौजूदगी को। कैसे भूल जाऊँ कमिश्नर, कैसे भूल जाऊँ? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। वही जानता है जिस पर पड़ती है। उस बाप को नींद भला आ ही कैसे सकती है जिसे पता है कि उसकी बेटी का आशिक घर के बाहर जमा खड़ा है। पता नहीं साला कब घर के अंदर घुसा है, कब चांदनी के साथ कोई बदसलूकी कर बैठे। वो ऐसा नहीं करेगा, मैं समझ चुका हूँ। कानून नहीं तोड़ेगा वो। कानून की किसी धारा के तहत ही आ घुसा तो क्या कर लेगा तुम्हारा कानून? उफ, कमिश्नर मानो झुंझला उठा। तुम समझ क्यों नहीं रहे घोष? ये तब तक वहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा जब तक तुम्हें अपनी हरकत से परेशान देखेगा। तुम्हें बौखलाया हुआ देखने का ही तो आनंद लूट रहा है वह। जैसे ही तुम अपने आप को नॉर्मल करोगे, खुद को सामान्य दर्शाओगे, तो उल्टा वह बौखला उठेगा। ये देखकर कि उसकी हरकत तुम पर कोई असर नहीं डाल रही। उस पोजीशन में या तो खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा या बौखलाहट में कोई गलती करेगा। और ऐसा प्रबंध मैंने कर रखा है कि गलती करते ही उसकी गर्दन पुलिस के शिकंजे में होगी। पता नहीं कब गलती करेगा हरामज़ादा। यहाँ तो तमाशा बन गया है। सारे नौकर मुंह छुपा छुपा कर हंस रहे हैं। पड़ोसी मज़े ले रहे हैं। कई के फ़ोन आ चुके हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। चांदनी कहाँ है? उसे एक कमरे में बंद करना पड़ा। क्यों? उसकी वहाँ मौजूदगी से वह मुझसे ज़्यादा बौखलाई हुई थी। बार बार उससे उलझने के लिए बंगले से बाहर दौड़ रही थी। तुमने कहा ही था ऐसा कुछ ना होने दूँ, इसलिए कमरे में। तुमने ठीक किया। मगर उस बेचारी की गलती क्या है? वह किस बात की सज़ा भुगत रही है? धैर्य रखो घोष, सब ठीक हो जाएगा। कहने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। महेश घोष ने भी रिसीवर पटका उस नौकर की तरफ देखा जो पर्दे का हल्का सा कोना सरकाए पारदर्शी कांच के पार देख रहा था। घोष ने उससे पूछा, अभी गया है या नहीं? अभी तो वहीं खड़ा है सर। उफ, यहाँ खड़ा खड़ा साला क्या कर रहा है? कहने के साथ भन्नाए हुए से वे भी खिड़की के नज़दीक पहुंचे। कुछ इस तरह हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर देखा कि बाहर से पर्दे के हटने का इल्म ना हो सके। वहाँ से लोहे वाले गेट की सड़क साफ नज़र आ रही थी। और उतनी ही साफ नज़र आ रही थी सड़क के उस पार एक पेड़ के नीचे खड़ी सफ़ेद मारुति। मारुति मारुति की ड्राइविंग सीट पर बैठा चक्रेश भी साफ नज़र आ रहा था। इधर ही देखता हुआ वह सिगरेट में कश लगा रहा था। महेश घोष वहाँ से हटे, अपना ध्यान बटाने के लिए टीवी ऑन किया और उस पर चल रही अपने ही लॉन की फिल्म देखकर उछल पड़े। चांदनी के सामने खड़ा चक्रेश ये दावा करता नजर आ रहा था कि एक दिन वह सारी दुनिया से बगावत करके उसके साथ भाग जाएगी। दृश्य बदला। आज तक मैं समाचार पढ़ने वाली जोड़ी स्क्रीन पर नजर आई। दोनों के होठों पर मुस्कान थी, बड़ी ही दिलचस्प मुस्कान। उनमें से एक ने कहा, तो ये थे मुंबई में चल रही अजीब व गरीब प्रेम कहानी के कुछ दिलचस्प दृश्य। दूसरा बोला, अब वक्त है एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आज तक। महेश घोष ने मेज पर रखा कांच का पेपर वेट उठाकर धाड़ से स्क्रीन पर मारा। स्क्रीन खील खील होकर बिखर गई। पेपर वेट टीवी के अंदर जा गिरा था।
कमरे में मौजूद नौकर ने महेश घोष की तरफ इस तरह देखा जैसे वह पागल हो गए हों। सहम कर बोला, हौसला रखिए सर, टीवी को फोड़ने से क्या होगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। महेश घोष हलक फाड़कर चिल्ला उठे। सकपकाया सा नौकर गेट की तरफ बढ़ गया, मगर अभी बाहर नहीं निकल पाया था कि चंपक कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर नौकर भी चौंका, महेश घोष भी। नौकर ने तो कह भी दिया, अबे क्या कर रहा है ये, मालिक के सामने बीड़ी। सचमुच चंपक के होंठों के बीच एक सुलगी हुई बीड़ी लटक रही थी। उस चंपक के होंठों के बीच जो महेश घोष को देखते ही बीड़ी फेंक दिया करता था, उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था। थाल पर ढका था लाल कपड़ा। चंपक ने नौकर की बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। होंठों के बीच बीड़ी लटकाए दोनों हाथों से थाल संभाले वह इस तरह महेश घोष की तरफ बढ़ा जैसे कांच पर चल रहा हो। उसे उस मुद्रा में अपने सामने बीड़ी पीते देखकर तो महेश घोष मानो सचमुच पागल हो गए, दहाड़ उठे। चंपक, ये क्या कर रहा है तू। चंपक उनके बेहद नज़दीक पहुंच चुका था। मुंह में भरा बीड़ी का ढेर सारा धुआं सीधा महेश घोष के चेहरे पर मारा। उस वक्त महेश घोष धुएं की कड़वाहट से बचने की कोशिश कर रहे थे, जब चंपक ने ठीक चक्रेश के स्टाइल में कहा, क्यों महेश उस्ताद, पसंद आई अदा। अदा के बच्चे। महेश घोष दहाड़ उठा, पागल हो गया क्या। पागल तुम हो गए मिस्टर महेश। बीड़ी मुंह में दबाए वह उसी स्टाइल में कहता चला गया, चांदनी मेम साहब चक्रेश के लिए पैदा हुई हैं। वाह क्या लड़का है, क्या स्टाइल भरा चैलेंज दिया उसने। अभी अभी टीवी पर देख कर आ रहा हूँ, बार बार देखने को जी चाहता है। आज तक वाले दिखा भी तो रहे हैं बार बार लगातार। पत्थर से सिर मत टकराओ महेश, वह लड़का मानने वाला नहीं है। अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो तो दोनों की शादी कर दो, वह भी खुश तुम भी खुश, चांदनी मेम साहब भी खुश, सब खुश हो जाएंगे। अभी बताता हूँ तुझे। कहते हुए महेश घोष घूसा तान कर उस पर लपके ही थे कि हाँ। पीछे हटते चंपक ने कहा, मुझे छू भी मत लेना महेश मियाँ, मानव बम बनाऊंगा इस वक्त मैं। मानव बम। तुमने छुआ और मैं फटा, दोनों फिनिश। बक क्या रहा है तू। बक नहीं रहा, फरमा रहा हूँ सेठ जी। अचानक वह टोन बदल कर रोने को तैयार सा बोला, ये थाल मुझे उसी ने दिया जो बाहर खड़ा है, उसने कहा इसमें बम है। बम। इधर मैंने थाल को ज़मीन पर रखा, उधर बम फटा। हकबकाए से महेश घोष उसे देखते रह गए। उसी ने हाथों में ये थाल पकड़ाने के बाद बीड़ी सुलगाकर मेरे मुंह में ठूसी थी। कहा था सीधा अपने मालिक के पास जा और उनसे कह मेरी और चांदनी की शादी कर दे। तो तू वह बकरा था जो उसने पढ़ाया। स्टाइल तक डायलॉग तक सब उसी ने बताए थे सेठ जी। मैं क्या करता, मैं तो हीरो मात्र था, डायरेक्टर तो वो है। मरते को सब कुछ करना पड़ता है। उसने कहा था मैं ये सब नहीं कहूँगा तो वह रिमोट से थाल में रखे बम को फाड़ देगा। उल्लू के पट्टे। गुर्राने के साथ महेश घोष उस पर झपटने ही वाले थे कि बम। सेठ जी बम का तो ख्याल करो। पीछे हटते चंपक ने थाल की तरफ इशारा किया। महेश घोष ठिठक गए। एक पल के लिए स्थिति ऐसी रही जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। फिर फ़ोन पर झपटे। कांपती उंगलियां बहुत तेज़ी से कमिश्नर का नंबर मिला रही थी। उधर चंपक ने दूसरे नौकर से कहा था, मेरे होंठों से बीड़ी नोचकर बाहर फेंका जालिम सिंह, वरना बम फाड़ दूंगा। अगला दृश्य। पिंग पिंग करती अनेक गाड़ियां इस तरह महेश घोष के बंगले में दाखिल हुईं जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को घेरने के फेर में हो। उन गाड़ियों की छतों पर लगी लाल बत्तियां तेजी से डिस्को करती घूम रही थीं। उनमें पुलिस की गाड़ियों के अलावा एक मिलिट्री जीप भी थी। जीप के मस्तक पर लाल रंग से लिखा था बम निरोधी दस्ता। जाहिर है कमिश्नर की गाड़ी तो उनमें थी। एक पल को तो ऐसा लगा था जैसे बंगले में भूकंप आ गया हो। शोर शराबा का वह भूकंप उस वक्त एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए शांत सा होता नजर आया, जब सभी गाड़ियां ड्राइव वे पर एक दूसरे के पीछे रुकी। पिंग पिंग की आवाज़ बंद हुई, मगर अगले ही पल बंगला दूसरे किस्म के भूकंप से थर्रा उठा। वह भूकंप उन जवानों के बूटों की आवाज़ का था जो गाड़ियों से निकलकर दौड़ते हुए बंगले की इमारत के चारों तरफ फैल गए थे। सभी हथियारबंद थे, बेहद मुस्तैद। मिलिट्री की जीप से सेना के जवानों के साथ एक कुत्ता भी कूदा। कुत्ता ग्रेट डेन जाति का था, करीब 6 फुट लंबा, 4 फुट ऊंचा, भयंकर शक्ल वाला। खतरनाक जीभ निकाले वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। जब भौंका तो उसकी दहल से मुकम्मल बंगला दहल उठा। कुत्ते के गले में पट्टा था। पट्टे में बंधी थी उतनी मोटी चेन जितनी मोटी भैंस को बांधने के काम आती है। चेन का दूसरा सिरा एक सैनिक के हाथ में था। अपने अफसरों के पीछे वह भी पुलिस कमिश्नर की तरफ लपका। कमिश्नर की गाड़ी पोर्च के ठीक नीचे रुकी थी। महेश घोष इमारत के मुख्य द्वार की तरफ चली गई सीढ़ियों पर ही खड़े उन लोगों के आगमन का इंतजार कर रहे थे। काफिले के बंगले में दाखिल होते ही सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। कमिश्नर की गाड़ी के पोर्च में रुकने तक वे उसके नज़दीक पहुंच चुके थे। कमिश्नर ने एक झटके से एम्बेसडर का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कहाँ है बम। मेरे साथ आओ। कहने के साथ महेश घोष पुनः तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
कमिश्नर ने उनके पीछे लपकते हुए सेना के जवानों से कहा, कमान। सैनिक उनके पीछे लपके, कुत्ते वाला जवान भी साथ था। सभी बेहद हड़बड़ाए हुए जल्दी में नजर आ रहे थे। महेश घोष के पीछे लगभग दौड़ते हुए लॉबी में पहुंचे। घुमावदार सीढ़ियां फर्स्ट फ्लोर पर और कॉरिडोर में दौड़ लगाने के बाद उस कमरे में जहां एक टीवी स्क्रीन के टूटे हुए किरचे पड़े थे, जहां हाथ में थाल लिए चंपक खड़ा था। स्टैचू की मानन खड़ा था वह, बाल बराबर भी हिले डुले बगैर। चेहरे पर आतंक के भाव थे। ऐसा लगता था जैसे अभी दहाड़े मार मार कर रो पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर सभी ठिठक गए। कुत्ता चौंका। चंपक हड़बड़ाकर पीछे हटा। हिल मत, महेश घोष दहाड़े। मैंने कहा था तुझे हिलना नहीं है। चंपक ने रोनी सूरत के साथ कहा, मैं तो पूरा हिला पड़ा हूँ सेठ जी। बस, इस बम इस थाल में है कमिश्नर। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर महेश घोष कमिश्नर की तरफ घूमे। कमिश्नर ने बम निरोधी दस्ते के इंचार्ज की तरफ देखा। उसके सीने पर लगी छोटी सी प्लेट पर लिखा था, मेजर मुश्ताक अहमद। उसने चंपक की तरफ बढ़ते हुए पूछा, इस इसे इस तरह लिए तुम खड़े क्यों? उसने कहा था यदि थाल को कहीं रखा तो बम फट जाएगा। ऐसा कोई बम नहीं होता, मेजर मुश्ताक ने कहा। इसे सेंटर टेबल पर रख दो। जी। चंपक की गिग्गी बन गई। डरो मत, जो कहा है वो करो। चंपक ने महेश घोष की तरफ देखा, कहा, सेठ जी, मैं गांव में रहने वाले अपने जवान माँ बाप का छोटा सा बेटा हूँ। वो करो चंपक जो कहा जा रहा है, महेश घोष गुर्राए। नहीं करूँगा। अचानक चंपक पूरी तरह भड़क गया। आपके गिने चुने पैसों के लिए अपनी जान नहीं कमा सकता मैं ही नहीं रहा तो किसको अपना बेटा कहेगी मेरी माँ? सुना ज़रूर था लोग अपनी जान हथेली पर लिए घूमते, मगर देखा आज ही है। देखना भी खुद ही को पड़ा। पट्टे ने मेरे ही हाथों पर रख दिया बम का गोला। नहीं रखेगा तो कब तक इसे यूं ही लिया खड़ा रहेगा? कयामत तक। कयामत तक खड़ा रहूँगा सेठ। साली कभी तो आएगी। जब आएगी तो सभी मरेंगे, मैं अकेला क्यों मरूं? नहीं सेठ जी, मैं सबसे पहले नहीं मर सकता। बम से नहीं मर सकता। कयामत आने पर सबके साथ। अच्छा लाओ। मेजर मुश्ताक ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कहा, थाल मुझे दो। चंपक ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे किसी पागल आदमी को देख रहा हो। कह भी दिया उसने, बीवी से झगड़ कर आए हो क्या? मुश्ताक मुस्कुराया, बोला, तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि बम का केवल नाम सुना है। मैं इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ बम कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कंडीशन में फट सकते हैं। ऐसा कोई बम नहीं होता जो तब तक नहीं फटेगा जब तक थाल तुम्हारे हाथ में है, और थाल को वहीं रखते ही फट जाएगा। लाओ इसे मुझे दो, मगर आहिस्ता से। चंपक ने थाल उसे यूं पकड़ाया जैसे कांच का बना। थाल उसे सौंपते ही चंपक दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। मेजर मुश्ताक ने यह सावधानी ज़रूर बरती कि थाल ज़्यादा हिले डुले नहीं, लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़कर उसे सेंटर टेबल पर रखने में ज़रा भी नहीं हिचका। कुछ भी नहीं हुआ। कपड़े का एक कोना पकड़ने के साथ उसने बाकी लोगों से कहा, सब पीछे हट जाएं। कमिश्नर सहित सब अपने अपने पीछे की दीवारों से जा सटे। मुश्ताक ने बहुत आहिस्ता से लाल कपड़ा हटा दिया। अब सबकी नज़र थाल में रखे गत्ते के एक डिब्बे पर थी। देखने में वो मिठाई का डब्बा लग रहा था। बम निरोधी दस्ते के सैनिकों को छोड़कर सभी के दिल धाड़ धाड़ करके बज रहे थे। चेहरे पसीनों से लथपथ, मौत का खौफ उन पर साफ देखा जा सकता था। मुश्ताक झुका, अपना कान बंद डिब्बे के नज़दीक ले गया और बहुत ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद सीधा होता हुआ बोला, कमान बेंचो। कुत्ता अपने दोनों पैर हवा में उठाकर भौंका। उसे संभालने वाले जवान ने पट्टे की चेन खोल दी। आज़ाद होते ही बेंचो सेंटर टेबल की तरफ लपका। मुश्ताक ने उंगली से डिब्बे की तरफ इशारा किया। बेंजो ने डिब्बा सूंघा, कुछ देर सूंघता रहा, फिर सेंटर टेबल का एक चक्कर लगाया। इस चक्कर के दरमियान कई बार डिब्बे को सूंघा और अंततः अपने पंजे से उसने डिब्बे को थोड़ा दूर सरका दिया। मुश्ताक ने घोषणा की, डिब्बे में बम नहीं है। कि क्या? महेश घोष के मुंह से निकला। बम होता तो बेंजो से छेड़ता नहीं। कहने के साथ उसने बगैर ज़रा भी हिचके डिब्बे का ढक्कन हटा दिया। मेरे ख्याल से किसी ने आपसे मजाक किया है। कहने के लिए किसी को कुछ नहीं सूझा। अरे, डिब्बे में मौजूद सामान को देखकर मुश्ताक के मुंह से निकला, इसमें तो बड़ा अजीब सामान है। क्या है? कहने के साथ लगभग सभी मेज की तरफ लपके और डिब्बे में मौजूद सामान को देखकर दंग रह गए। उसमें मिठाई थी, कुछ गुजिया थी, चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी थी। एक कागज़ भी था। उस पर बड़े बड़े हरफों में केवल ये लिखा था, आज पहली तीज है, पेश है सिंदारा। मुश्ताक और उसके साथी पर्ची को पढ़कर मुस्कुरा उठे। कमिश्नर हैरान। महेश घोष का तो मारे गुस्से के मानो हाल ही बुरा हो गया। बहुत ज़ोर से सेंटर टेबल में ठोकर मारी उन्होंने। डिब्बा सेंटर टेबल सहित कमरे में बिछे कालीन पर जा गिरा। उसमें मौजूद सामान चारों तरफ बिखर गया था। मुश्ताक और उसके साथी उनकी इस अवस्था पर चकित रह गए। कमिश्नर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि वे उसे धक्का देकर मेज की तरफ लपके। एक झटके से दराज खोली, उसमें रखा रिवॉल्वर निकाला
और ये कहते हुए खिड़की की तरफ लपके हम साले का खेल ही खत्म कर देते हैं। घोष, संभालो खुद को, कोशिश करो समझने की, कमिश्नर उन्हें पकड़ता हुआ बोला। होश में आओ, जितना बवाल वह खड़ा कर चुका उसके बाद अगर उसे खुद भी कुछ हो गया तो लोगों का अगर शक सीधा तुम ही पर जाएगा और तब कानून की गिरफ्त से शायद मैं भी तुम्हें ना बचा सकूं। चढ़ना है तो भले ही चढ़ जाए सूली, पर मगर हम अपनी हर सांस उसके आतंक के साए में नहीं गुजार सकते। कहने के साथ कमिश्नर को एक तरफ ढकेल कर खिड़की पर जा पहुंचे थे। एक हाथ में रिवॉल्वर था, दूसरे हाथ से एक झटके से पर्दा हटाया। रिवॉल्वर वाला हाथ पारदर्शी कांच की तरफ ताना, मगर केवल तना ही रह गया, उससे ज़्यादा कुछ ना हो सका। सड़क के उस पार पेड़ के नीचे सफ़ेद मर्सिडीज़ नहीं थी, सॉरी मर्सिडीज़ कहाँ से आ गई, यहाँ तो मारुति चल रही थी, सफ़ेद मारुति नहीं थी। कहाँ गया हरामज़ादा, रिवॉल्वर हाथ में लिए हुए पगलाई से कह उठे। वही तो मैं पूछने वाला था तुमसे, कमिश्नर ने कहा। उसकी गाड़ी वहाँ तब भी नहीं थी जब हम लोग यहाँ आए थे। पेड़ के नीचे से कब गया हमें नहीं पता, उसके भेजे इस डिब्बे के चक्कर में लग गए थे, मगर जाएगा कहाँ। चांदनी के पीछे जब पड़ा ही हुआ है तो फिर सामने आएगा। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं कमिश्नर। इस समस्या का ये और केवल यही एक हल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कमिश्नर ने उनके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। चंपक कहाँ है, हमारे सामने लाओ उसे। हमें लगता है वह भी उससे मिल गया। सारे बंगले में चंपक को तलाश किया जाता रहा, वह कहीं भी किसी को नहीं मिला। अंततः यही निष्कर्ष निकाला गया कि चंपक हमेशा के लिए बंगले से जा चुका है। तब तक महेश घोष भी काफ़ी हद तक शांत हो चुके थे। वे आगे बढ़कर डिब्बे के साथ आई पर्ची उठाते हुए बोले, क्या ये पर्ची भी उसे नहीं फंसा सकती। क्या मतलब, उसके हाथ की लिखी पर्ची है ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है घोष। पर्ची में लिखा ही क्या है, कमिश्नर ने कहा। आज पहली तीज है, पेश है संदारा। एक बार फिर ये पर्ची कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं कर पाई। शातिर इतना है, ये बात तो कोर्ट में कह चुका है। मैं चांदनी का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसे खुद से शादी करने पर रजामंद करके ही दम लूँगा, और ऐसा करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जो किसी को किसी से प्यार करने से रोक सकती हो। लेकिन ये डिब्बा उसने बम का भ्रम फैलाकर भेजा था। अदालत को सबूत चाहिए, कहाँ है सबूत कि उसने ऐसा किया था। ओह, महेश घोष झुंझला कर रह गए। थोड़ी शांति हुई तो मेजर मुश्ताक ने पूछा, प्रॉब्लम क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। किसी के बारे में नहीं मेजर। उसे टालने के लिए कमिश्नर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ब्रिगेडियर को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना और सॉरी, हम लोगों ने बेवजह तुम्हें तकलीफ दी। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कमिश्नर साहब, हाथ मिलाते मुश्ताक ने कहा। यहाँ कम से कम मिठाई का डिब्बा तो मिला है। कई बार तो हमें इसी तरह दौड़कर उन जगहों पर भी जाना पड़ता है जहाँ सुई तक नहीं मिलती। बम का नाम ही ऐसा है, लोग ज़रा सा भ्रम होते ही हमारा फ़ोन खड़का देते हैं। कुछ और औपचारिक बातों के बाद मेजर मुश्ताक अपनी टीम के साथ चला गया। कमिश्नर ने पुलिस वालों को भी कमरे से बाहर भेज दिया। जब वह और महेश घोष अकेले रह गए तो बोला, घोष, ये समस्या उत्तेजित होने से हल नहीं होगी, हमें शांति से सोचकर कोई कदम उठाना होगा। कमाल कमाल ही हो गया, महेश घोष मिसमिसा उठे। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, देश का पूरा कानून एक लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। इसका मतलब तो ये हुआ, कोई भी लफंगा चाहे जिस लड़की के पीछे लग जाए, अकेली उसी को नहीं उसके सारे परिवार को बदनाम कर डाले। कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे ये चक्कर केवल प्यार मोहब्बत का नहीं लग रहा। और क्या लग रहा है, कोई गहरा, बहुत ही गहरा चक्कर है। किसी लड़के का इस कदर किसी लड़की के पीछे केवल इसलिए लग जाना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि लड़की उसे भाग गई या पहली नज़र में उसे उससे प्यार हो गया। उस लड़के का उद्देश्य कुछ और है। और क्या उद्देश्य हो सकता है, तुम बता सकते हो। हम भला क्या बता सकते हैं घोष, कमिश्नर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम उसी समय से बुरी तरह बौखलाए हुए जिस समय उस लड़के ने तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश किया। गौर किया जाए तो सोचने के लिए शांति का एक पल तक नहीं मिल सका है। दिमाग जब उत्तेजित हो तो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए कह रहा हूँ, शांति से सोचो। कौन हो सकता है ये लड़का, तुम्हें बदनाम करने की ख्वाहिश किसकी हो सकती है। और हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी जवाब मत दो प्लीज़, कोशिश करो सोचने की, दिमाग पर जोर डालो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसी घटनाओं की जड़ इंसान के अतीत में होती है। चांदी के पीछे पड़े होने का, एक ही नज़र में उससे प्यार हो जाने का तो वह सिर्फ नाटक कर रहा है। उसका असली उद्देश्य तो तुम्हें बदनाम कर डालने का लग रहा है। काफ़ी हद तक तो अपने उद्देश्य में वो कामयाब भी हो चुका है। तुम्हें यही सोचना है, ऐसा कौन चाह सकता है। महेश घोष सचमुच दिमाग पर जोर डालते नजर आने लगे। फिर जाने क्या ख्याल उनके दिमाग में आया कि चेहरा पीला पड़ता चला गया। होंठों से बड़बड़ाहट सी निकली। शायद तुम ठीक कह रहे हो कमिश्नर। अब जब तुमने कहा और हम सोच रहे हैं तो लग रहा है वाकई उसका उद्देश्य केवल चांदनी को हासिल करना नहीं है, बल्कि हमें बर्बाद कर डालना है। बर्बाद कर डालना है। बदनामी एक अलग चीज़ है, बर्बादी एक अलग चीज़।
बदनाम तो वह हमें कर ही चुका है, बर्बाद भी कर चुका है। उफ, ये ख्याल हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? कमिश्नर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। कौन सा ख्याल? यकीनन उसने ये सब कुछ हमें बर्बाद करने के लिए किया है, बल्कि किसी हद तक कर भी चुका है। कुछ बताओ तो सही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो कमिश्नर, तुम मेरे दोस्त तो इसलिए बता रहा हूँ, महेश घोष ने कहना शुरू किया। इस मुंबई में तुम्हें मेरे जैसे और भी लाखों लोग मिल जाएंगे जो ऊपर से बहुत अमीर और अकूत संपदा के मालिक नजर आते हैं, मगर अंदर से आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखले हैं। ऊपर से केवल मेरा बंगला, फार्म हाउस, विदेशी गाड़ियों का काफिला आदि नजर आता है। और ये नज़र आता है कि मेरी हर फिल्म हिट होती है। एक फिल्म पर करोड़ों करोड़ों रुपए कमाता हूँ। देखने वालों को मेरे पास धन की कोई कमी नज़र नहीं आती। मगर मगर असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब गिरवी रखा हुआ है। ऐसा क्यों? कहाँ जाती है इतनी इनकम? पहली बात, इनकम उतनी होती नहीं है जितनी नज़र आती है। उस इनकम में एक बड़ा हिस्सा फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है, जिनके पैसे से फिल्म बनती है। ज़्यादातर उनके मूल और ब्याजी में गर्क हो जाता है। जो बचता है उसका एक हिस्सा खान को पहुंच जाता है। खान को? तुम मुंबई के कमिश्नर हो। उस रूप में मीडिया के सामने भले ही कबूल ना करो कि मुंबई पर दुबई में बैठे खान की हुकूमत चलती है, मगर असल में तुम जानते हो हकीकत यही है। हम जैसे लोग उसे नजराना पहुंचाए बगैर मुंबई में एक सांस तक नहीं ले सकते। वहीं पहुंच जाएंगे जहां गुलशन कुमार को भेज दिया गया। मैं समझता हूँ राहा साहब अपनी शान शौकत दिखाने की भेंट चढ़ जाता है। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाने के बाद जब हम दूसरी फिल्म की तैयारी में जुटते हैं तो हाथ में अपना कहलाने वाला बहुत कम होता है। पुनः फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। फिल्म उन्हीं के पैसों से बनती है। इस चक्रव्यूह में फंसे हम जैसे लोगों के कोठी बंगलों के कागज़ हमेशा उन्हीं के पास पड़े रहते हैं। शहजाद राय मेरा सबसे बड़ा फाइनेंसर है। आज भी उसके मेरी तरफ करोड़ों रुपए हैं। मेरा सब कुछ उसी के पास गिरवी रखा है। वही शहजाद राय जिसके बेटे से चांदनी की शादी हो रही थी? हाँ, अपने बेटे के लिए बहुत भाग गई थी चांदनी से। उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तो झूम ही उठा, मगर कहा, क्या बात कर रहे हो शहजाद राय? तुम तो मेरी अंदरूनी पोजीशन जानते ही हो। कहाँ तुम, कहाँ मैं। रिश्ते नाते बराबर के लोगों में अच्छे लगते हैं। मगर वह नहीं माना। कहने लगा, चांदनी मुझे अकेले को ही नहीं, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वह तो दीवाना हो गया चांदनी का। कहता है शादी करूंगा तो केवल चांदनी से। शायद चांदनी को उसने किसी फंक्शन में देख लिया था। उस पूरी रात हम चांदनी के भाग्य पर खुश होते रहे। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग वो दिमाग को विचारों ने जकड़ लिया था। उन्हीं विचारों के बीच से एक विचार ये भी उभरा, अगर शहजाद राय उसका लड़का चांदनी पर इतने ही लट्टू हो गए तो चांदनी के साथ साथ मैं भी अपने भाग्य खोल सकता हूँ। अगले दिन मैंने रात भर जाग कर बनाई गई अपनी ही स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया। शहजाद राय के सामने पड़ते ही मुंह लटका लिया। कहा, तुम्हारे ऑफर पर मैं कितना खुश था। तुम्हारे घर में बेटी देने से बड़ी खुशी मुझे और क्या मिल सकती थी, मगर मैं मजबूर हो गया हूँ। चांदनी ने जिक्र किया था। वह तो विवेक का नाम सुनते ही बिदक गई। कहने लगी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अब यार, उसकी इच्छा के बगैर तो शादी नहीं की जा सकती ना। बच्चे जब बड़े हो जाएं, वैसे भी बालिग है वो, मालिक है अपनी इच्छा की। मगर कहूँगा मैं यही, भाग्य की भूटें उसके जो इस रिश्ते को ठुकरा रही है। शहजाद राय ने पूछा, कुछ कारण तो बताया होगा उसने, क्यों विवेक से शादी नहीं करना चाहती? मैंने वे सारे अवगुण गिना दिए जो उसके बेटे में थे। ये कि वह स्मैक लेता है, जुआ और रेस खेलता है। एक बार कॉल गर्ल्स के साथ भी पकड़ा गया था। सुनकर शहजाद राय ने कहा, लेकिन अब वह सब कुछ छोड़ चुका है। मैंने कहा, चांदनी को कौन समझाए? मैं बोला, तुम तुम समझाओ, आखिर बेटी है तुम्हारी। मैंने चांदनी से इस बारे में अभी कोई बात नहीं की, मगर चांदनी के नाम पर शहजाद राय को नखरे दिखाता रहा। एक दिन मैं उसे वहाँ ले ही आया जहाँ उसे लाना चाहता था। खुद ही बोला, देख ले, अगर तू चांदनी को तैयार कर लेगा तो मैं तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। और बस, मैंने तो मानो ज़ुबान पकड़ ली उसकी। उस रात पहली बार चांदनी से उसकी शादी का जिक्र किया। उसे तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं, बल्कि इतने बड़े घर की बहू बनने की कल्पना मात्र से ही झूम उठी थी। तो वह शादी होने पर तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हो जाना था, जो नहीं हो सका। इसलिए अब तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है ये शादी उस लड़के ने प्यार की खातिर नहीं बढ़वाई, बल्कि मुझे बर्बाद करने के लिए बढ़वाई है। बारात वापस ले जाते वक्त शहजाद राय तो मुझे बर्बाद करने की धमकी भी दे गया। उफ़! ये सब मुझे उस वक्त क्यों नहीं सूझा? क्यों मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि उस लड़के का उद्देश्य मुझे बर्बाद करना भी हो सकता है। उसे ज़रूर किसी सूत्र से ये मालूम था कि ये शादी ना होने पर हम सड़क पर आ जाएंगे। इसी उद्देश्य से उसने ऐसा प्रपंच रचा कि शहजाद राय भड़क उठा, बारात वापस ले गया। अब सोचने वाली बात यह है, तुम्हें कौन और क्यों बर्बाद कर डालना चाहता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन क्यों चाहेगा?
एक बार फिर कहता हूँ घोष, अपने अतीत पर नज़र डालो, दिमाग पर जोर डालकर सोचो। मुमकिन है तुमने कभी किसी पर ज़्यादती की हो। जो तुम्हारे साथ हुआ है वैसा वैसे ही लोग करते हैं। कमिश्नर कहता चला गया। और सुन, यह सोचकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। तुम जानते हो पुलिस कमिश्नर से बहुत पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस वक्त उसी हैसियत से बात कर रहा हूँ। डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अतीत में अगर तुमसे कोई क्राइम भी हो गया है तो खुलकर मुझे बता सकते हो, वादा करता हूँ। बात मुझसे आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, चक्रेश के चक्कर को समझने में मदद ज़रूर मिलेगी मुझे। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी कोई क्राइम कर सकते हैं? हो जाता है घोष। कभी कभी इंसान से अनजाने में भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कानून क्राइम कहता है। नहीं दोस्त, यकीन मान, हमसे ऐसा कभी कोई काम नहीं हुआ। क्राइम न सही, ज़्यादती हुई हो सकती है। कैसी ज़्यादती? ज़्यादती अनेक किस्म की होती है। उन्हें अलग अलग करके नहीं गिनवाया जा सकता। कई बार तो ऐसी ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं कि कहने वाले को ज़्यादती नहीं लगती, लेकिन जिस पर हुई होती है उसे बहुत बड़ी ज़्यादती लगती है। कुछ ऐसा ही हो गया है तो कह नहीं सकते। कम से कम अपनी जानकारी में तो हमने कभी किसी पर कोई ज़्यादती की नहीं। इस तरह तो चक्रेश की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब? कोई क्लू तो मिले घोष, तभी तो आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अपने अतीत को खंगालो। कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप चक्रेश जैसा किरदार जीवन में आया। वह घटना भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई यूं ही किसी को इस कदर बदनाम और अब तो कहा जा सकता है बर्बाद करने पर आमादा नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल से उसका उद्देश्य तुम्हें बर्बाद करने से भी ज़्यादा कुछ है। क्या मतलब? महेश घोष के चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया। ऐसा कैसे लगता है तुम्हें? वह तुम्हें बदनाम भी पूरी तरह कर चुका है और बर्बाद भी कर चुका है। बकौल तुम्हारे चांदनी और विक्की की शादी ना होना ही तुम्हारी बर्बादी है, और वह शादी अब हो नहीं सकती। फिर अब भी क्यों पीछे पड़ा हुआ है वो तुम्हारे? साफ जाहिर है वो कुछ और भी चाहता है, उससे भी ज़्यादा कुछ, जितना हो चुका है। ऐसा ना होता तो अपने दोनों काम कर ही चुका है। क्यों गायब नहीं हो गया? क्यों सारी रात तुम्हारे बंगले के सामने खड़ा रहा? क्यों यह बम वाला ड्रामा किया? महेश को सोचते सोचते मानो थक गए। उफ कहकर दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा वह हमारा और क्या बिगाड़ सकता है, और क्या चाहता है हमसे? एक बार पता लग जाए वह है कौन, सारे रहस्यों से खुद ब खुद पर्दा उठ जाएगा। तो पता लगाओ ना कौन है। वही तो कर रहा हूँ, हमसे झक मार कर। एक बार फिर वही कहता हूँ, तुम्ही से झक मार कर पता लगेगा वह कौन है, क्या चाहता है। क्योंकि वह तुम्हारे ही अतीत की किसी घटना से जुड़ा होना चाहिए। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? महेश को झुंझला उठे। हमने कभी कोई क्राइम नहीं किया। कम से कम अपनी समझ में कभी किसी के साथ जाती नहीं की। अब अगर कोई किसी ऐसी बात को दिल से लगाए बैठा हो जिसका हमें कोई इल्म ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ओके, फिलहाल मान लेता हूँ, मगर फिर भी अपनी बात ये कहकर समाप्त करूँगा, अपने दिमाग को टटोलना बंद मत करना। कोशिश करते रहना। कई बार ऐसा होता है कुछ घटनाएं याद करने की कोशिश पर याद नहीं आती, खुद ब खुद याद आ जाती हैं। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा कुछ याद आ गया तो 90% सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। वह तो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो समस्या उस लड़की की है। कैसे पीछा छुड़ाया जाए उससे अपना और चांदनी का। मेरे दिमाग में एक हल है। इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे? चांदनी को शहर से कहीं बाहर भेज दो। कहाँ? कहीं भी, अपने किसी रिश्तेदार के पास, या पढ़ने के बहाने किसी हॉस्टल में। तात्पर्य मुंबई से बाहर भेजने का है। रिश्तेदार के नाम पर तो एक ही बच्चे हैं, मेरे बहनों की, चांदनी के फूफा। कहाँ रहते हैं? कनाडा। यानी देशी से बाहर। ये तो और भी अच्छा है। चक्रेश को पता भी लग गया तो उसके लिए वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। जब हम किसी को बताएंगे ही नहीं तो किसी को पता क्या लगेगा? महेश घोष को कमिश्नर का आइडिया मानो एकदम जच गया। यही ठीक रहेगा, 1 साल कनाडा में ही पढ़ लेगी वह चाहती भी यही थी। मैं कनाडा चली जाऊं? चांद ने सुनते ही भड़क उठी। मैं क्यों चली जाऊं कहीं? मैंने क्या किया है? समझने की कोशिश करो बेटी। और फिर तुम तो वैसे ही आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहती थी, मैंने ही रोका था। ये कहकर बहुत होली पढ़ाई वढ़ाई, अब शादी करो, घर बसाओ, और चाहे जहाँ घूमो। तो अब क्यों भेज रहे हैं? शादी तो खटाई में पड़ चुकी है, कुछ दिन अब होनी भी नहीं, तो हमने सोचा तुम वहाँ जाकर आगे की पढ़ाई। ये झूठ है। आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं, उस लड़की की वजह से भेज रहे हैं। बिफरी हुई चांदनी उनकी बात काट कर कहती चली गई। इस मामले में आपका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है पापा। मुझे क्यों इस कमरे में कैदियों की तरह बंद किया आपने? क्या कसूर था मेरा? और अब क्यों कनाडा भेजना चाहते हैं? क्या मैं समझती नहीं? आपके इस फैसले के पीछे वही लड़का है? अगर है भी बेटी तो क्या गलत कर रहे हैं हम? क्यों? एक झूठे के झूठ से डर कर मैं क्यों भागूं? ऐसा तो लड़की के पेरेंट्स तब करते हैं।
पापा, जब लड़की खुद भी किसी ऐसे लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जिसे वे ना चाहते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते हैं मेरा चक्रेश के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि मैं तो समझने की कोशिश करो बेटी, सवाल इज्जत का है। इज्जत की चादर इतनी उजली होती है कि किसी झूठे के झूठ तक से दागदार हो जाती है। तुम देख ही रही हो, राई भी नहीं थी कि उस लफंगे ने पर्वत खड़ा कर दिया। सारे शहर में बल्कि सारे देश में बदनाम कर डाला हमें। जिद मत करो, फिलहाल तुम्हारा जाना ही ठीक होगा। कमिश्नर अंकल, आप समझाइए ना पापा को। आखिर उसके लिए उसके किए की सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है? और फिर इससे तो उस जंगली का हौसला और बढ़ेगा। ये सोचकर तो शेर हो जाएगा कि चांदनी उसके डर से देश ही छोड़कर भाग गई। बल्कि बल्कि मैं तो मिलना चाहती हूँ उससे, मुंह नोचना चाहती हूँ कमीने का। उस दिन अदालत में तो मुझे रोक लिया गया। वो तो खैर अदालत थी। एक बार कम से कम एक बार ज़रूर मिलना चाहती हूँ मैं उससे। कहना चाहती हूँ क्यों पीछे पड़ा है मेरे। उसकी आखिरी आखिर दुश्मनी क्या है मुझसे? क्यों मेरी बारात लौटाई? यहाँ कमिश्नर ने कहा, यही सब तो चाहता है वह। क्या मतलब? तुम अभी बच्ची हो चांदनी। अंकल, आपसे किसने कहा मैं बच्ची हूँ? उफ नहीं, ये शब्द मैंने इस लिहाज से यूज़ नहीं किया। वैसे तो तुम बड़ी हो गई, बालिग हो, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। मैंने तो केवल उस लफंगे के मुकाबले बच्ची कहा तुम्हें, और तुम ही क्यों? उसके मुकाबले में तो हम जैसे बुजुर्ग तक फ़िलहाल बच्चे ही साबित हुए। पुलिस और कानून तक को हिला डाला उसने। साबित हो चुका है, इसलिए तुम भी दिलो दिमाग से कबूल करो। बहुत ही शातिर किस्म का लड़का है वह। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में कुलबुला रहे हैं, जिनके जवाब पाने के लिए तुम उससे मिलना चाहती हो, वे सारे सवाल खुद उसी ने तुम्हारे दिमाग में घुसेड़े, ताकि उनके जवाब पाने के लिए उत्सुक होकर तुम उससे मिलो और वह अपना चैलेंज पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ जाए। वह मुझे अपने मोहपाश में बांधने वाला चैलेंज? हाँ। क्या आप समझते हैं वह कोशिश करेगा और मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी, प्यार करने लगूंगी उस लफंगे से? नहीं चांदनी, कोशिश करो समझने की। ऐसा हम नहीं, वह समझता है। चांदनी के दांत भिज गए। उसी को तो मुंह तोड़ जवाब देना है मुझे। तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना। महेश घोष ने जब देखा चांदनी समझाए में नहीं आ रही है, तो हुक्म देने वाले स्टाइल में निर्णायक स्वर में कहा, उस लड़के का जो करना है हम कर लेंगे। तुम्हें कल सुबह की फ़्लाइट से कनाडा जाना है। पढ़ाई में मन लगाना है अपना। यहाँ जो हुआ उसे पूरी तरह भूल जाना है। पापा प्लीज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। महेश घोष ने अब चांदनी को बोलने ही नहीं दिया। तुम्हें मालूम है, जो फैसला हम एक बार कर लेते हैं उसे बदलते नहीं हैं। तुम्हें कनाडा जाना है तो जाना है। आओ कमिश्नर। कहने के साथ उन्होंने कमिश्नर का हाथ पकड़ा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चांदनी ने पापा पापा कहते हुए उनके पीछे आने की कोशिश की, मगर वे दरवाज़ा बाहर से बंद कर चुके थे। चीखती चिल्लाती चांदनी दरवाज़ा पीटती रह गई। अगला दृश्य, कनाडा एयरपोर्ट पर उस वक्त धूप चटकी हुई थी। विमान के दरवाजे पर कदम रखते ही चांदनी का स्वागत ठंडी हवा के झोंके ने किया। बहुत ही खुशगवार मौसम था। चटकी हुई धूप, ठंडी हवा। हवा ने उसके सारे बाल उड़ाकर चेहरे पर बिखेर दिए थे। उन्हें उसने अपनी पतली पतली और नाजुक उंगलियों से हटाया। विमान पर लगी सीढ़ी तय करने लगी। जाहिर है यहाँ आने का उसका कोई मन नहीं था। ज़बरदस्ती भेजी गई थी। वह तो बस ठुकाई करना चाहती थी चक्रेश की। अपना बदला खुद लेना चाहती थी। दिमाग में कुछ सवाल भी थे जिनके जवाब केवल चक्रेश ही दे सकता था। मगर दिल महसूस कर यहाँ आना ही पड़ा। औपचारिकताओं से निपटने के बाद लाउंज में कदम रखा ही था कि नज़र उसकी बुआ और फूफा पर पड़ी। उसे चौंक जाना पड़ा। वे दोनों अपनी आंखों पर काली पट्टियां बांधे हुए थे। हाय चांदनी, कहती हुई उनकी बेटी उत्साहपूर्वक चांदनी की तरफ लपकी। वह चांदनी की उम्र की थी, नाम शीतल। शुरू से ही बड़े अनफिट से अनमेल कपड़े पहनती थी वह। इस वक्त भी टांगों से चिपकी, घुटने से थोड़ी नीचे तक की जीन्स और ढीला ढाला मर्दाना कुर्ता पहनी हुई थी। आंखों पर आई साइड का चश्मा चढ़ा था। चश्मा भी ऐसा था जो उसके फेस पर ज़रा भी फिट नहीं था। बाल बड़े बेटप ढंग से बांधे हुए थे। वह दौड़कर चांदनी से आ लिपटी। बहुत उत्साहित थी वह, बहुत खुश। जबकि चांदनी उतनी उत्साहित नहीं थी, खुश तो बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में चक्रेश चकरा रहा था। शीतल उसे बाहों में उठाकर फिरकनी की तरह घूम गई थी। रुकी तो उसके गाल पर चुंबन जड़ती हुई बोली, वाह मज़ा आ गया। तुम यहाँ आई तो सही। कब से बुला रहे थे हम सब, मामा जी भेज ही नहीं रहे थे। और जब आई और अब आई तो अचानक आ गई। कल रात ही तो मामा का फ़ोन आया, मामा जी का, कि तुम इस फ्लाइट से आ रही हो। कुछ कहने के लिए चांदनी ने मुंह खोला ही था कि बगैर कहे बंद कर लिया। नज़र एक बार फिर बुआ और फूफो पर अटक कर रह गई थी। वे दोनों अंधों की तरह दोनों तरफ अपनी बाहें फैलाए घूमते हुए बार बार एक ही बात कह रहे थे, कहाँ है, कहाँ है हमारी चांदनी बेटी? लोग उन्हें देखते, मुस्कुराते और आगे निकल जाते। शीतल, चांदनी को पूछना ही पड़ा, अंकल आंटी को क्या हुआ? आंखों पर पट्टियाँ क्यों बांध रखी हैं उन्होंने?
सुनोगी तो हंसोगी। शीतल ने कहा, बता तो सही। ये तो तू जानती है ना, हम लोगों को यहाँ आए 10 साल हो गए, मगर मम्मी पापा को यहाँ की हवा छू तक नहीं सकी। बस एक ही धुन सवार है इनके दिलो दिमाग पर। आदमी कहीं भी रहे, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। बात तो ये ठीक है। उसी बात का उसी ठीक बात का नतीजा है ये पट्टियाँ। क्या मतलब? हफ्ते में 14 व्रत रखती हैं मम्मी। व्रत भी ऐसे ऐसे अनोखे कि तूने कभी सुने नहीं होंगे। आज ही के व्रत का नाम सुन ले, आज इनका गांधारी व्रत है। गांधारी व्रत? पता नहीं तूने गांधारी का नाम भी सुना है या नहीं। कहीं तू वो महाभारत वाली गांधारी की बात तो नहीं कर रही? करेक्ट, ठीक वही। शीतल ने कहा, अगर तूने उस गांधारी का नाम सुना है तो ये भी जरूरी जानती होगी, वो हमेशा आंखों पर पट्टी बांध कर रहती थी क्योंकि उसका पति अंधा था। मैंने टीवी सीरियल में देखा है। गांधारी इस विचार के तहत आंखों पर पट्टी बांध कर रहा करती थी कि जिस दुनिया को मेरा पति नहीं देख सकता उसे मैं भी नहीं देखूंगी। उसके अपने विचार से वह पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। मगर अंकल तो अच्छे भले हैं, फिर आंटी कौन से धर्म का पालन कर रही हैं? उनका ख्याल है ये व्रत रखने से, आंखों पर पट्टी बांधने से पति की आयु बढ़ती है। चलो वो तो ठीक है, मगर अंकल ने पट्टी क्यों बांध रखी है? मम्मी ने बंधवाई है। क्यों? उनका कहना है पति पत्नी का अर्धांगना होता है, यानी आधा अंग। पत्नी अगर अकेली व्रत रखे तो वह लगता नहीं है। व्रत तो तभी व्रत है ना जब पूरा अंग रखे। सारी बात समझ में आती चांदनी के मुंह से ठहाका फूट पड़ा। अरे ये तो चांदनी की आवाज़ है। मामचंद चारों तरफ को हाथ पैर फेंकता बोला, आस पास ही कहीं है। कहाँ हो बेटी? तुम कहाँ हो चांदनी? यहीं हूँ अंकल, ये रही। कहने के साथ आगे बढ़कर उसने मामचंद का माथा चूम लिया। तब तक मंशा देवी भी नज़दीक आ चुकी थी। चांदनी को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में भरा उन्होंने। उसके चेहरे को चूमती बोली, इस महेश के बच्चे को भी कभी अकल नहीं आएगी। कब से कह रही थी चांदनी बिटिया को भेज दे, तब नहीं भेजी। अब भी भेजिए तो ऐसे दिन जब मेरा गांधारी व्रत है। चेहरा तक देखने को कल तक इंतज़ार करना होगा। चांदनी ने महसूस किया उसके आगमन पर वे सभी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। उसे लगा यहाँ ना आकर वह बहुत बड़ी गलती करती। कितना प्यार करने वाले लोग थे ये, किस कदर झूम उठे थे उसे आई देखकर। शीतल ने ट्रॉली संभाल ली थी। मामचंद ने उसका दायां हाथ अपनी उंगलियों में फंसा लिया था तो मंशा देवी ने बायां। दोनों उसके दाएं बाएं साथ साथ चल रहे थे। जरा सी फुर्सत मिलती उसे गुटकू का ख्याल आया। मामचंद और मंशा देवी का बेटा, शीतल का भाई। उसने पूछा, गुटकू नहीं आया? उस नालायक से हमने बहुत कहा, तेरी बड़ी दीदी आ रही है, एयरपोर्ट चल, नहीं माना। आता भी कैसे? जानते ही कहाँ होगा मुझे, 1 ही साल का तो था, मेरी ही गोद में चिपका रहता था। अब तो वह अच्छे अच्छों की गोद सूनी करने के चक्कर में लगा रहता है। मामचंद ने कहा, क्या मतलब? शीतल बोली, पापा की पटरी नहीं बैठती उसके साथ, थोड़ा शरारती है। बच्चों को शरारती होना ही चाहिए, अभी 11 साल का ही तो होगा। केवल 11 साल में बापू बन गया मेरा। मामचंद गुटकू से ज़्यादा ही नाराज़ नजर आ रहे थे। इसी किस्म की सामान्य बातें करते हुए लाउंज से बाहर निकलने के लिए निकासी द्वार के नज़दीक पहुंचे और धक्क से रह गया चांदनी का दिल। यूं लगा जैसे एक बार जोर से उसकी पसलियों पर सिर पटकने के बाद दिल ने धड़कना बंद कर दिया। एक ही क्षण में सारा चेहरा पसीने से भरभरा उठा था। अपने समूचे जिस्म में उसने विद्युत तरंगें दौड़ती महसूस की। ठीक ऐसा एहसास था जैसे कोई उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर बिजली के शॉक दे रहा था। पैर जहाँ के तहाँ जाम होकर रह गए थे। आंखें एक ही जगह स्थिर, जैसे पथरा गई हों। क्या हुआ बेटा? मामचंद की आवाज़। तुम रुक क्यों गई? मगर वह आवाज़ चांदनी के कानों तक मानो पहुंची ही नहीं। जिन कानों में सिर्फ और सिर्फ साए साए करता सन्नाटा गूंज रहा था, उनमें कोई दूसरी आवाज़ भला घुसी कैसे सकती थी? सन्नाटा उसके कानों में ही नहीं, जहन तक में फैला हुआ था। ऐसी आवाज़ थी उस सन्नाटे में जैसे सैकड़ों प्लेन एक साथ चीखते हुए रनवे पर दौड़ रहे हैं। क्या हुआ चांदनी? मंशा देवी की आवाज़ उसे दूर, कहीं बहुत दूर से आती महसूस हुई। पथराई सी आंखें उस बैनर को देखने के अलावा और किसी को देख ही नहीं रही थी, जो निकासी द्वार के ठीक ऊपर लगा हुआ था। साटन के नीले कपड़े का बना हुआ बैनर था वह। उस पर सिल्वर रंग के कलर से बड़े बड़े हरफों में लिखा था, चांदनी वेलकम टू कनाडा। नीचे अपेक्षाकृत छोटे हरफों में लिखा था, चक्रेश। चांदनी बार बार लगातार उन्हीं हरफों को पढ़ रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ चांदनी? उसने महसूस किया इन शब्दों के साथ शीतल ने उसे जोर से झंझोड़ा है। हाँ, वो चौकी। शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाईं। शरारती अंदाज में बैनर की तरफ देखती बोली, कौन है ये? चांदनी ने हड़बड़ा कर कहा, कोई नहीं। कोई नहीं है तो यहाँ ये बैनर किसने लगवा दिया? होगा कोई सिरबरा, चलो, उसने कहा और आगे बढ़ गई। शीतल को टालने के लिए कह तो दिया था उसने, और आगे भी बढ़ गई थी, मगर पैर उठ नहीं पा रहे थे, मानो उनमें कुंटलों वजन बंधा हो। एक बार फिर वह वापस जाकर बैनर को देखना चाहती थी। विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि बैनर पर वही लिखा था जो पढ़ा। इसका तो एक ही मतलब था, चक्रेश कनाडा पहुंच चुका है।
उससे भी पहले। तभी तो वहाँ बैनर टांग या टंगवा सका। चक्रेश के कनाडा पहुंचने के एहसास मात्र से उसने अपने सारे जिस्म में चींटियाँ सी रेंगती महसूस की थी। खुद को सामान्य दर्शाने की लाख कोशिशों के बावजूद वह नाकाम थी। खुद ना जान सकी कब उन लोगों के साथ सड़क पार करके पार्किंग में पहुंच गई। उसकी आत्मा जिस्म से निकलकर मानो कहीं और भटक रही थी। अरे, शीतल की आवाज़ हथौड़े की तरह जहन पर पड़ी। एक और बैनर। चांदनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसका कंधा हिलाती शीतल ने कहा था, देखो चांदनी, एक और बैनर। चांदनी की आंखें उस तरफ उठी जिधर शीतल उंगली से इशारा कर रही थी। वह पार्किंग के गेट पर लगा था। लाल रंग के साटन के कपड़े का बैनर था वह। गोल्डन कलर से लिखा था, चांदनी, वेलकम टू कनाडा, तुम्हारा चक्रेश। चांदनी का सिर घूम गया। ऐसा लगा जैसे अभी चकरा कर गिर पड़ेगी। उसी क्षण जहन में विचार कौंधा, अगर यहाँ ये बैनर लगे हैं तो चक्रेश भी आसपास ही कहीं होगा। अगर उसने उसे यूं चक्कर खाकर गिरते हुए देखा तो बल्लियों उछलेगा अपनी कामयाबी पर। नहीं, वह उसे इस कदर जीत का एहसास नहीं करा सकती। उसकी नज़रों में खुद को इतना कमज़ोर नहीं दर्शा सकती वह। इस विचार के तहत उसने खुद को संभाला, नियंत्रित किया और पैर जमा जमा कर आगे बढ़ने की कोशिश की। परंतु टांगों में हो रही कपकपाहट को वह लाख प्रयासों के बावजूद नहीं रोक पा रही थी। मंशा देवी ने तो कह भी दिया, तुम कांप क्यों रही हो बेटी? कहाँ कांप रही हो आंटी? अपनी आवाज़ उसे अंधकूप से निकलती सी लगी। मामचंद बोला, कांप तो रही हो, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। चांदनी कोशिश के बावजूद मुंह से आवाज़ न निकाल सकी। शीतल ने अपना मुंह उसके कान के नज़दीक लगाकर पूछा, बता ना, कौन है चक्रेश? कह तो चुकी हूँ, वो अनजाने में बहुत जोर से चिक पड़ी, कोई नहीं। शीतल सहम सी गई। उसने अचानक चांदनी से इतने गुस्से की आशा नहीं की थी। क्या बात है बेटी? मंशा देवी ने पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मामचंद का सवाल, और ये बैनर का क्या चक्कर है? एक बार फिर चांदनी कोशिश के बावजूद जवाब न दे सकी। तू बता ना शीतल, मामचंद ने पुनः पूछा, बैनर का क्या चक्कर है? कोई खास नहीं बाबा, चांदनी की तरफ देख रही शीतल ने कहा। किसी चक्रेश नाम के शख्स ने जगह जगह बैनर लगा रखे हैं। उन पर लिखा है, चांदनी, वेलकम टू कनाडा। अरे वाह, ऐसा स्वागत तो हमने पहले कभी किसी का नहीं सुना। इसका मतलब कनाडा में हमारी बेटी को हमसे भी ज़्यादा चाहने वाला शख्स पहले ही मौजूद है। जी चाह रहा है पट्टी नोच कर बैनर को देखूं, मंशा देवी ने कहा। मामचंद बोला, तो नोच लूं पट्टी? खबरदार जो व्रत तोड़ा तो। मंशा देवी ने गुर्राकर चेतावनी दी। ये व्रत मैंने तुम्हारी लंबी आयु के लिए रखा है। इधर हमने पट्टी हटाई, उधर तुम फट से ऊपर पहुंच जाओगे। लगता है तू मुझे तब भी नहीं मरने देगी जब शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। वे आपस में उलझ गए थे और चांदनी, वह बेचारी तो खुद ही से उलझी पड़ी थी। शीतल बहुत कुछ पूछने की इच्छा के बावजूद चांदनी का मूड देखकर कुछ नहीं पूछ पाई थी। वे पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचे। बिल्कुल नई, ऐसी मर्सिडीज थी वह जैसे सीधी शोरूम से लाई गई हो। कीरिंग अपनी उंगली में घुमाती शीतल ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ी। अभी गाड़ी को उस तरफ पहुंची थी कि उसे ठिठक जाना पड़ा। आंखें गाड़ी के दरवाजे पर जमी रह गई थी। होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकुड़े और फिर बाकायदा बड़ी लय के साथ सीटी बजा उठी वह। क्या हुआ? गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी चांदनी ने पूछा। इधर आइए। शीतल ने उंगली के इशारे से उसे अपने नज़दीक आने को कहा। चांदनी समझ नहीं पाई। घूमकर गाड़ी के दूसरी तरफ पहुंची। नजरें शीतल के चेहरे पर केंद्रित थी, आंखों में सवालिया निशान। शीतल ने उंगली से ड्राइविंग डोर की तरफ इशारा किया। ये क्या है? क्या? कहने के साथ जो चांदनी ने ड्राइविंग गेट की तरफ देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया। आवाज़ स्वतः दम तोड़ चुकी थी। दरवाजे पर फिल्म के पोस्टर जैसा 4 कलर का आकर्षक पोस्टर लगा था। पूरे पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में बड़े ही आर्टिस्टिक ढंग से लिखा था, चांदनी, वेलकम टू कनाडा, चक्रेश। चांदनी के जहन में गुस्से की चिंगारियां यूं चटक कर भड़की जैसे अचानक किसी ने पटाखों की पूरी लड़ी में आग लगा दी हो। वह यूं पोस्टर पर झपट पड़ी जैसे वो खुद चक्रेश था। मैं इसका मुंह नोच लूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी इसे। दांत भींच कर कहने के साथ वह अपने लंबे लंबे नाखूनों से दरवाजे पर चिपके पोस्टर को नोचने की कोशिश करने लगी। मगर पोस्टर इतना सेट करके चिपकाया गया था कि उसका कोई भी जरा चांदनी के नाखूनों में नहीं फंस सका। कम से कम ऐसी उम्मीद शीतल को बिल्कुल नहीं थी। वह बौखला गई। लपक कर चांदनी को कब्जाने का प्रयत्न कर दी। बोली, अरे ये क्या कर रही हो चांदनी? चांदनी होश में हो तो कुछ कहे भी। मामचंद और मंझा देवी बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ चांदनी को? शीतल उसे बाहों में भरकर दरवाजे से दूर खींचने का प्रयास कर रही थी और चांदनी दांत पीछे बार बार पोस्टर पर अपनी नुकीली सैंडल्स के वार कर रही थी। बहुत मुश्किल से शीतल उसे शांत करने में कामयाब हुई। कहा, इतनी क्यों उखड़ रही है तू? ऐसे पोस्टर तो लगभग सभी गाड़ियों पर लगे, किस किस को नोच कर फेंकेगी? भन्नाई हुई चांदनी ने सुलगती आंखों से देखा। शीतल ठीक कह रही थी। एक एक पोस्टर लगभग सभी गाड़ियों पर लगा था। एक बार फिर गुस्से की चिंगारियों ने उसे बेकाबू करना चाहा। जी चाहा
इन सारी गाड़ियों को ज्वालामुखी में झोंक दे। मगर इस बार उसने खुद पर काबू पा लिया। काबू भी केवल एक ही विचार के तहत पा पाई थी वह, चक्रेश के विचार के तहत। एक बार फिर उसे लगा था कि वह आसपास ही कहीं होगा और उसकी हालत पर वह मनी मन ठहाका लगा रहा होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे आसपास शेर का एहसास पाकर हिरनी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही। मगर हिरनी की मानद सहमी हुई नहीं थी, गुस्से में थी। नथनों तक से आग निकल रही थी। एक बार, बस एक बार नजर आ जाए कमीना, गला घोट कर मारी जो डालूंगी। मगर नजर आए तब ना, वह कहीं नहीं था। केवल एहसास था उसका। किसे ढूंढ रही है? एक बार फिर शीतल ने आंख मटकाई। किसी को नहीं, कहने के साथ चांदनी पैर पटकती हुई गाड़ी की दूसरी तरफ बढ़ गई। शीतल अजीब ढंग से मुस्कुराई। की होल में डालने के बाद दरवाज़ा खोला। सेंटर लॉक खुलते ही चांदनी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर धप्प से जा गिरी। शीतल ने चांदनी का सामान ट्रॉली से उठाकर मर्सिडीज की डिक्की में रखा। पिछला दरवाज़ा खोलकर मामचंद और मंशा देवी को बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। कनखियों से चांदनी की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट करके एक झटके से आगे बढ़ा दी। झटका उसने जानबूझकर इसलिए दिया था ताकि चांदनी विचारों से बाहर आ सके। मगर अपनी कोशिश में उसे ज़रा भी कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मिलती भी कैसे, जिसका जहन सुलग रहा उसे बाहरी हरकतें आकर्षित नहीं कर पाती। शीतल की समझ में ये बात आकर नहीं दे रही थी आखिर मामला क्या है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने ड्राइविंग करने के साथ धीमे स्वर में पूछा, चांदनी प्लीज़ बताओ ना, कौन है ये? चांदनी ने गर्दन घुमाकर अपनी सुलगती आंखों से उसे घूरा और बस फिर बगैर कुछ कहे चेहरा वापस घुमा दिया। वह विंड स्क्रीन के पार मानो शून्य में निहार रही थी। दिमाग से थोड़ी देर के लिए चक्रेश का ख्याल हटा तो लगा। वह 10 साल बाद मिली शीतल के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। चक्रेश में उसे इस कदर नहीं खो जाना चाहिए कि उन्हें नाराज़ कर ले जो उसके अपने हैं, उससे प्यार करते हैं। अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने हेतु उसने होंठ खोले ही देखी, अरे शीतल की चौंकने की आवाज़। वाह, मज़ा आ गया। क्या हुआ? चांदनी के मुंह से निकला। उधर देख, इस बार बैनर और पोस्टर की जगह सीधा होर्डिंग। ड्राइविंग करती शीतल ने जिस तरफ इशारा किया था वह एक चौराहा था। बहुत सारे होर्डिंग लगे थे वहाँ। उनमें से एक होर्डिंग वह भी था जिस पर लिखा था, चांदनी वेलकम टू कनाडा चक्रेश। उसे देखकर चांदनी पुनः गुस्से से कांपने लगी। शीतल ने सर्किल पर गाड़ी घुमाते हुए कहा, उखाड़ना चाहेगी इसे? गाड़ी रोको होर्डिंग के पास। जल भुनकर राख हो गई चांदनी। उसे लगा अब शीतल उसका मजाक उड़ाने लगी है। अब तो ज़रा चौकस नजरों से घर तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। शीतल पूरा मज़ा लेने के मूड में आ चुकी थी। रास्ते में पता नहीं कितने जलवे बिखेर रखे हैं जालिम ने। नज़ारा तो सभी का होना चाहिए ना। चांदनी चुप रही, बोलती भी क्या, कुछ सूझे ही नहीं। वाह, एक और होर्डिंग, एक और बैनर। वह देख, उस बस पर एक और पोस्टर लगा है। बार बार यही सब कहती शीतल मस्ती में ड्राइविंग किए चली जा रही थी। मगर एक बार भी उसने यूं ही नहीं कहा था। सचमुच सारे रास्ते पर जगह जगह बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग लगे हुए थे। शीतल चांदनी को सुनाने के लिए बड़बड़ाई, काफ़ी पैसा खर्च किया उसने। कुछ भी हो, आशिक दुनिया के नाम आशिकों से ज़रा हट के लगता है। शीतल को घूरती हुई चांदनी दांत पीसने से ज़्यादा कर भी कह सकती थी। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। तांबे जैसी बालों और नीली आंखों वाले एक बहुत ही प्यारे लड़के ने चांदनी की तरफ वाला कांच खटखटाया। चांदनी ने कांच नीचे किया। लड़के ने हाथ अंदर डालकर उसे गुलाब की एक कली दी। चांदनी ने कली लेते हुए पूछा, ये किस लिए? लड़के ने कहा, चक्रेश भैया की तरफ से कनाडा में आपका स्वागत है। चांदनी के जहन को ज़बरदस्त झटका लगा। एक पल को तो कुछ समझ नहीं पाई। जब तक समझी तब तक एक और झटका लगा। पहला झटका जहन को लगा था, दूसरा जिस्म को लगा, क्योंकि लाइट ग्रीन होते ही शीतल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। चांदनी ने बुरी तरह बौखलाकर गुलाब की कली इस तरह खिड़की से बाहर फेंकी जैसे अचानक उसके हाथ में सांप आ गया था। शीतल खिलखिलाकर हंस पड़ी। चांदनी ने जल्दी से कांच वापस चढ़ा दिया। शीतल की खिलखिलाहट पिघले शीशे की मानंद उसके कानों में उतरती सी चली जा रही थी। मगर उससे ना हंसने के लिए भी तो नहीं कह सकी वह। शीतल तो उस वक्त भी हंस रही थी जब अगले सिग्नल पर एक छोटी सी बच्ची ने चांदनी की तरफ वाला कांच पुनः खटखटाया। चांदनी ने कांच नहीं खोला। उसने बच्ची के हाथ में मौजूद गुलाब की कली पहले से ही देख ली थी। गुस्से के साथ साथ अब उसके चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ भी साफ नजर आ रही थी। शीतल की खिलखिलाहट तेज और तेज होती चली गई। मंशा देवी ने पूछ ही लिया, तो इतना हंस क्यों रही है शीतल? कोई खास बात नहीं मम्मी, हंसती हुई शीतल ने कहा। मामला मुझे आम मामलों से हटा नहीं, बल्कि पूरी तरह हटा हुआ लगता है। मेरे ख्याल से भविष्य के आशिक चक्रेश के आइडिया चुराया करेंगे। पर चक्रेश है कौन? मामचंद ने पूछा। शीतल ने कनखियों से चांदनी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, चांदनी जाने है खुदा। फिर एक बार फिर शीतल के मुंह से वाव निकला, कहे बगैर ना रही वह। एक और आइडिया? वह ऑक्सीजन से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा था।
जो सभी इमारतों से ऊपरी हवा के परों पर हौले हौले झूम रहा था। उस पर भी वही स्लोगन लिखा था, चांदनी वेलकम टू कनाडा, तुम्हारा चक्रेश। बहुत ऊंचा होने के कारण वह काफ़ी दूर से नजर आने लगा था। चांदनी उसे देखना नहीं चाहती थी, मगर नज़र बार बार स्वतः उस तरफ उठ जाती। वह नज़दीक आता जा रहा था, जैसे गाड़ी बड़ी उसकी तरफ रही। सच था भी यही। ये तो तब पता लगा जब गाड़ी मामचंद की कोठी के पोर्च में जाकर रुकी। ये देखकर चांदनी के संपूर्ण जिस्म में रोमांच की लहर दौड़ गई कि गुब्बारे की डोर का निचला जरा मामचंद की मकान की बालकनी की रेलिंग पर बंधा हुआ था। शीतल मस्त होकर के उठी। मार्वलेस, इसका मतलब पट्टा यहाँ तक पहुँच चुका है। अगला दृश्य। शाम के 5 बजे तक अपनी आवाज़ को खतरनाक बनाए रखकर गुटकू फ़ोन पर कह रहा था, याद रख, ठीक 5 बजे तक अगर $500 मुझे नहीं मिले तो तेरे बच्चे के 5,000 टुकड़े करके तेरे घर भिजवा दूंगा। नहीं, दूसरी तरफ से किसी औरत ने तड़प कर कहा, ऐसा मत करना। कौन बोल रहे हैं आप? डॉन, गुटकू ने आवाज़ भारी बनाए रखकर कहा। डॉन मास्ट्रोनी। डॉन साहिब, मैं $500 भिजवा दूंगी, मगर मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। डॉलर मुझ तक पहुंच जाए तो बच्चा तुझ तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ मौजूद औरत की मानो जान निकली जा रही थी। मगर पहुंचाने कहाँ है? पुराना कब्रिस्तान देखा है? गुटकू गुर्राया। हाँ, बस वहीं पहुंचाने हैं। और मेरा बच्चा, वो भी वहीं मिलेगा। इस हाथ से तुम डॉलर दोगी, उस हाथ से मैं बच्चा। वो तो ठीक है, मगर क्या ज़रूरी है कि मेरा बच्चा? ओ, गुटकू इसकी बात काट कर क्या उठा। तो अभी तक तुझे यही शक है कि मैंने तेरा बच्चा उठाया भी है या नहीं? ले सुन अपने जिगर के टुकड़े की आवाज़। कहने के साथ गुटके ने अपने नज़दीक बैठे बच्चे के हाथ से वह आइसक्रीम छीन ली, जिसे सारी दुनिया से बेखबर में मज़े से चाट रहा था। करीब 3 साल का वो बच्चा आइसक्रीम अपने हाथ से निकलते ही रोने लगा। गुटकू ने रिसीवर रोते हुए बच्चे के मुंह पर लगा दिया। करीब 10 सेकंड बाद एक हाथ से बच्चे की आइसक्रीम वापस दी, दूसरे हाथ से रिसीवर अपने कान पर रखा। आइसक्रीम वापस मिलते ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। रिसीवर से तड़पती बिलखती माँ की आवाज़ निकल रही थी, रो मत बिट्टू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटे। 500 तो क्या, $5 लाख की बात भी होती तो मैं पहुंचा देती। मुझे केवल $500 चाहिए, गुटको गुर्राया। पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ से सक पकाकर बच्चे की माँ ने कहा। ज़रूर पहुंच जाएंगे। इस सारे दृश्य को कमरे के दरवाजे पर खड़ी चांदनी और शीतल देख रही थी। मामचंद और मंशा देवी भी वहीं थे। वे दृश्य को देख भले ही न रहे हों, मगर गुटकू की आवाज़ तो सुन ही रहे थे। 11 वर्षीय गुटकू की उस हरकत को देखकर मारे आश्चर्य की चांदनी की तो आंखें ही फट पड़ी थी। उसने इस वक्त काले रंग की जीन्स, काली टी शर्ट और गले में लाल रंग का रुमाल बांध रखा था। आंखों पर काला चश्मा था, सिर पर हैट। फ़ोन पर उसके द्वारा कही गई बातें सुन सुनकर मामचंद का चेहरा तमतमा उठा था। उसके धैर्य के मानो सभी बांध टूट गए थे। उधर गुटकू ने फ़ोन पर कहा, याद रहे, ठीक 5 बजे, पुराने कब्रिस्तान। गुटकू, अपनी पट्टी नोचने के साथ मामचंद हलक फाड़ कर चीख पड़ा। गुटकू ने हड़बड़ाकर रिसीवर फौरन ही क्रैडल पर पटक दिया। मामचंद तो मानो होशो आवाज में ही नहीं लग रहा था। झपट कर गुटकू के नज़दीक पहुंचा, ज़ोरदार चाटा उसके गाल पर रसीद किया। एक चीख के साथ गुटकू दूर जा गिरा। हेड सिर से उतरकर लुढ़कता हुआ सोफे के नीचे चला गया था। चश्मा बच्चे की आइसक्रीम पर गिरा। और मामचंद ने यहीं बस नहीं कर दी, गुटकू को लात घूंसों और ठोकरों से मारते चले गए। पापा, कहती हुई शीतल उनकी तरफ लपकी। चांदनी ने भी वैसा ही करते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं अंकल? वे दोनों गुटकू को मामचंद से बचाने की कोशिश कर रही थीं, जबकि आंखों पर पट्टी चढ़ाए मंशा देवी बार बार एक ही बात कह रही थी, हाय राम, आपने पट्टी हटा दी क्या? व्रत तोड़ दिया क्या? छोड़ दो मुझे। शीतल और चांदनी के बंधनों में झगड़ा मामचंद चीख रहा था। आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। अब इसकी हरकतें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए। रोने की जगह गुटकू गुस्से से कांपता हुआ चीखा था। अगर आप मुझे रीबॉक नहीं दिलवाएंगे तो मैं ऐसा ही कुछ करूँगा। अभी बताता हूँ तुझे। एक बार फिर मामचंद ने उनके बंधनों से निकलने की कोशिश की। पापा प्लीज़, शीतल ने कहा, वह अभी बच्चा है। बच्चा? तू उसे बच्चा समझ रही है? फ़ोन पर फिरौती मांग रहा था कम वक्त। चांदनी दौड़कर गुटकू के नज़दीक पहुंची, बोली, पापा से इस तरह बात नहीं करते गुटकू। इतने दिनों से रीबॉक शू मांग रहा हूँ, दिलाते क्यों नहीं? वह भड़का हुआ था। तो फिरौती तुम रीबॉक शू के लिए मांग रहे थे? हाँ, पर ये तो गलत बात है ना गुटकू। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या क्राइम करना चाहिए? डॉन मास्त्रोनी अपनी हर ज़रूरत इसी तरह पूरी कर लेता है। कौन डॉन मास्त्रोनी? टीवी पर डॉन नाम का एक सीरियल आता है, शीतल ने कहा। हर वक्त उसी को देखता रहता है कमबख्त, मामचंद चीखे। उसी ने दिमाग खराब कर रखा है इसका। डॉन ही बनेगा साला। हाँ, गुटकू का लहजा पूरी तरह विद्रोही था। मैं डॉन बनूंगा, अपनी हर इच्छा पूरी करूंगा। नहीं नहीं,
उसके मुंह पर हाथ रखती चांदनी ने कहा, ऐसा नहीं कहते गुटकू, डॉन कोई अच्छा आदमी थोड़ी है जो तुम वो बनोगे। और फिर टीवी सीरियल तो सिर्फ ड्रामा होता है, नकली कहानी, नकली कैरेक्टर। और सुनो, रीबॉक मैं तुम्हें दिला दूंगी। तुम? हाँ मैं। तुम हो कौन? पहचानो। होठों पर मुस्कान लिए चांदनी ने उसकी तरफ देखा। गुटकू उसे ध्यान से देखने लगा। उस क्षण चांदनी ने भी पहली बार उसे ध्यान से देखा। बहुत ही सुंदर बच्चा था गुटकू। भोले, गुदगुदे और गोल चेहरे वाला। आंखें बड़ी बड़ी और काली थी, जिस्म गोल मटोल। आप चांदनी दीदी हैं? उसने कहा। अरे वाह, तुमने तो पहचान लिया मुझे, चांदनी ने कहा। कमाल की मेमोरी है तुम्हारी। मुझसे बिछुड़ते वक्त तुम केवल 1 साल के थे, गोद में खेला करते थे मेरी। मैंने आपको शक्ल से थोड़ी पहचाना है। और कैसे पहचाना? पापा, मम्मी पापा और दीदी मुझे बताकर एयरपोर्ट गए थे। कह रहे थे इंडिया से चांदनी दीदी आ रही हैं। तो अब मैंने आपको इनके साथ देखकर, मुझे रिसीव करने तुम क्यों नहीं आए एयरपोर्ट पर? जब मैं आपको जानता ही नहीं था तो क्यों आता? कोई बात नहीं, अब तो जान गए, दोस्ती करोगे मुझसे? एक शर्त पर। बोलो। आप मुझे रिबॉक दिलवाएंगी? मेरे सभी फ्रेंड्स के पास हैं। गुटकू ने उसी के अंदाज में कहा। बोलो। आप कभी भी अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए वैसा काम नहीं करेंगे जैसे डॉन करता है। गुटकू उसकी तरफ इस तरह देखता रहा जैसे सोच रहा हो वादा करे या ना करे। बोलो, कोई गंदा काम नहीं करोगे ना? चलो नहीं करूँगा, उसने इस तरह कहा जैसे एहसान कर रहा हो। प्रॉमिस? चांदनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने भी अपना गोल मटोल हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्रॉमिस। दोनों के हाथ मिले। फिर चांदनी ने प्यार से खींचकर उसे गले से लगा लिया। कुछ देर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। फिर बोली, किसका बच्चा है ये? मामचंद ने कहा, बगल में रहने वाले शर्मा जी का ही तो है। चांदनी ने मामचंद को चुप रहने का इशारा किया। गुटकू से पूछा, तुम कैसे उठा लाए? उठाकर कहाँ लाया दीदी, ये तो खेलते ही मेरे पास रहता है। लेकिन अब इसे पहुँचाओगी कैसे? इसकी मम्मी तो सोच रही होगी इसे डॉन ने। अभी पहुँचा देता हूँ, आंटी कुछ कहेंगी तो कह दूंगा ऐसी किसी ने मजाक में फ़ोन कर दिया होगा। पिट्टू तो मेरे साथ खेल रहा था, देखो मैंने इसे आइसक्रीम भी खिलाई है। अब ये तो आंटी को बताने से रहा कि फ़ोन मैंने ही किया था। देखो, मामचंद अब भी नाराज़ था। ऐसे मामलों में इतना तेज़ चलता है इसका दिमाग। प्लीज़ अंकल, चांदनी ने एक बार फिर मामचंद को चुप रहने का इशारा करने के बाद गुटकू से कहा, अच्छा जाओ, इसे इसकी मम्मी के पास पहुंचाओ, बेचारी परेशान हो रही होगी। आओ बिट्टू मास्टर। उसने बच्चे को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। अंकल, चांदनी ने मामचंद से कहा, ऐसे बच्चे डांट फटकार और मारपीट से काबू में नहीं आते। दोष इनका नहीं है, उसका है जो हम इन्हें दे रहे हैं। टीवी बच्चों का बचपन छीन रहा है। यहाँ बच्चे डॉन की नकल कर रहे हैं। इंडिया में शक्तिमान बनने के चक्कर में जान तक गंवा चुके हैं। पता नहीं हम कब समझेंगे। बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाए जाने चाहिए। वह तो खैर जब होगा तब होगा। फ़िलहाल हमें वह करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में है कि ऐसे बच्चों का हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें। अगर हमें अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना है जहाँ के सभी बच्चे रीबॉक जैसे महंगे जूते पहनते हैं, तो हमें उसे भी रीबॉक दिलाने होंगे। उसके पास नहीं होंगे तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करेगा। डॉन जैसे सीरियल उसे रास्ता दिखा देंगे। अरे वाह, मामचंद क्या उठा, बहुत बड़ी हो गई है हमारी बेटी, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चांदनी शर्मा गई। मंशा देवी की आवाज़ एक बार फिर उभरी। अजी, मैं इतनी देर से ये पूछे जा रही हूँ, आपने व्रत तोड़ दिया क्या? हाँ तोड़ दिया, मामचंद ने कहा, और अभी तक साबुत का साबुत खड़ा हूँ। चांदनी और शीतल एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मंशा देवी ने कहा था, सत्यानाश। अगला दृश्य। सारा घर घूमने के बाद शीतल उसे एक कमरे में ले जाती हुई बोली, और ये रहा तेरा कमरा। मेरा कमरा? चौंकती हुई चांदनी बोली, मैं तो तेरे कमरे में तेरे साथ ही रह लेती। मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, पर अलग कमरे की भला क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा था मम्मी पापा से कि हम तो इंडिया में भी एक ही कमरे में रहती थी। वे नहीं माने। कहने लगे तब तुम छोटी थी। वैसे भी चांदनी यहाँ पढ़ने आ रही है, तुम उसे पढ़ने नहीं दोगी। मुझे नहीं रहना यहाँ, अपने कमरे में चल। मैं यहाँ रह लूँगी, बात तो एक ही है। कहने के साथ शीतल धम्म से सोफे पर बैठ गई। चांदनी भी बैठती हुई बोली, ये भी ठीक है। कुछ देर दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर शीतल ने कहा, मेरा मूड फिर तेरा मूड बिगाड़ने का बन रहा है। क्या मतलब? मुझे मालूम है, चक्रेश का नाम सुनते ही तेरा मूड फिर बिगड़ जाएगा। और सचमुच उसका नाम सुनते ही चांदनी के चेहरे पर तनाव नजर आने लगा। घर में घुसने के बाद गुटकू का कारनामा देखकर चक्रेश उसके दिमाग से काफुर हो गया था। शीतल के नाम लेते ही वह फिर जिंदा उठा। दांत भिसते चले गए। उसकी ऐसी हालत देखकर शीतल ने कहा, देख, तेरा मूड फिर ऑफ होने लगा। हालांकि मुझे मालूम था ऐसा होगा, मगर क्यों? इसे उसके बारे में जानने की जिज्ञासा ही इतनी है। आखिर क्या संबंध है तेरे उसके बीच? वह तेरा इतना दीवाना क्यों है? और उससे ठीक विपरीत, तू उसका नाम सुनते ही इस कदर उखड़ क्यों जाती है? दो व्यक्तियों के बीच ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार देखा है। जिसे तू उसकी दीवानगी समझ रही है, वह दीवानगी नहीं बल्कि चाल है। चाल? मेरे स्वागत में लगे बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग, उन्हीं के कारण तू उसे दीवाना कह रही है ना?
गुब्बारे को भूल गई तू? शीतल मुस्कुराई। उसके बारे में सुनोगी तो पता लगेगा। वह दुनिया का सबसे बड़ा कमीना लड़का है। तो सुना ना, मैं तो मरी जा रही हूँ सुनने को। कुछ कहने के लिए चांदनी के होंठ खुले ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उफ! शीतल झुंझला उठी। इसे भी अभी बजना था। वह उठी, मेज की दराज पर रखे फ़ोन का रिसीवर कान से लगाने के साथ कहा, हेलो, आप शीतल बोल रही हैं ना? यस, आपका परिचय? चक्रेश। ओह! शीतल के जहन में धमाका सा हुआ। मुझे चांदनी से बात करनी है। एक मिनट। कहने के साथ उसने माउथ पीस पर हाथ रखा। चांदनी की तरफ पलटती शरारती लहजे में बोली, तेरा फ़ोन। मेरा? चांदनी चिंकी। शीतल ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तेरा ही है। भला मुझे यहाँ कौन? कहती कहती अटक गई वह। चेहरा खुरदरे पत्थर जैसा नजर आने लगा। दांत बीच कर क्या उठी। वही तो नहीं है? वाह, क्या राहत है दिल से दिल की। शीतल ने चटकारा मारा। 16 आने वही है। भन्ना आ गई चांदनी। कुर्रा कर कहा, कह दे, मुझे कोई बात नहीं करनी। कह दूँ? कहना। सचमुच यही कह दूँ? उसने बड़ी गहरी नज़रों से चांदनी को देखा। चांदनी भड़क उठी। तू कह रही है या नहीं? जी नहीं चाह रहा। आवाज़ ही बड़ी प्यारी है जालिम की। बड़ा सलीकेदार लड़का मालूम पड़ रहा है। बड़े प्यार से पूछा, आप शीतल बोल रही हैं ना? तो तुझे भी जान गया वो? वाकई इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पट्टा मुझे कैसे जान गया? बहुत बड़ा फ्रॉडिया है वो। पता नहीं कैसे सब कुछ जान जाता है। फ़ोन पटक दे। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं पटकूंगी। तुझे अब करनी है तो कर, नहीं करनी तो मत कर। मगर मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, जीजा जी, इस ताज़ी ताज़ी साली का नाम कैसे पता लग गया आप? शीतल। चांदनी आपे से बाहर होकर चीख पड़ी। खबरदार, जो तूने उससे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, वो मेरा कोई नहीं है। और जब मेरा ही कोई नहीं तो तेरा कुछ कैसे हो सकता है? झगड़ा इतना नहीं बढ़ाना चाहिए चांदनी। उफ, तू समझ क्यों नहीं रही? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वह तो उसके प्रति तेरा व्यवहार ही बता रहा है। खैर, मैं बात करती हूँ। कहने के साथ ही उसने माउथ पीस से हाथ हटाई था कि चांदनी ये सोचकर उसकी तरफ झपट पड़ी कि कहीं वह जीजा जी जैसे कोई शब्द ना बोल दे। उसके हाथ से रिसीवर लेकर गुर्राई, यहाँ फ़ोन क्यों किया तूने? तुम्हें ये बताने के लिए कि ये तो सिर्फ कनाडा है। तुम्हारा बाप अगर तुम्हें पाताल में भी उतार देता तो मैं वहाँ पहुँच जाता। चक्रेश की आवाज़ बहुत धीर, गंभीर और गजब की दृढ़ता लिए हुई थी। कोई नया पैंतरा नहीं चला तुम्हारे बाप में? जब कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाती है तो हर बाप यही करता है। पहली बात, तुझे इतनी तक तमीज़ नहीं है कि बड़ों के बारे में किस तरह बात की जाती है। दूसरी बात, तू जानता है मेरा तेरे साथ वैसा कोई चक्कर नहीं है जैसे चक्कर से परेशान होकर लड़की के पिता लड़की को कहीं बाहर भेजता है। चक्कर है चांदनी, बस अभी तुम समझ नहीं पा रही हो। वही समझाने के लिए मैं कनाडा में हाजिर हूँ। तेरा मुंह नोचे बगैर आना मैं भी नहीं चाहती कमीने। चांदनी दांत भींच ज़बरदस्त नफरत के साथ कहती चली गई। पापा की जिद के कारण आना पड़ा। और सुन, थोड़ा ठहर कर उसने फिर कहना शुरू किया, मुझे खुशी है कि तू यहाँ पहुँच गया। हल्के से ठहाके के साथ कहा गया, जानती हो, एक लड़की को किसी लड़के को अपने आसपास महसूस करके खुशी कब होती है? फ़ोन पर क्या धमकाता है फ्रॉडिये? हिम्मत है तो सामने आ। मैंने भी गिन गिन कर बदले नहीं लिए तो नाम चांदनी नहीं। यानी मिलना चाहती हो मुझसे, तेरा मुंह नोचने के लिए? चाहे जिस वजह से सही, मगर तुम कबूल कर रही हो कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। हंसता हुआ वह कहता चला जा रहा था, तुम्हारी आवाज़ में एक कशिश, एक बेचैनी भी महसूस कर रहा हूँ मैं। वैसी ही कशिश और बेचैनी है जैसी प्यार करने वालों के दिलों में एक दूसरे से मिलने के लिए होती है। और ये मेरी कामयाबी है चांदनी। आखिर मुझसे मिलने के लिए तुम बेचैन हो ही उठी। तू एक बीमार आदमी है। हर बात का मतलब अपने ढंग से निकालने की बीमारी है तुझे। याद करो जाने मन, याद करो। मैंने यही कहा था तुम्हें, मुझसे मोहब्बत करनी होगी। खुद को रोके नहीं रुक सकोगी तुम। तुम्हें पता नहीं लग रहा, जबकि सच्चाई ये है कि तुमने मोहब्बत की चमचमाती सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी हैं। पहली सीढ़ी तुम अदालत में पड़ चुकी थी, तब जब तुमने मुझसे नफ़रत करनी शुरू की। और अब तुम मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो। मोहब्बत नाम के चांद पर पहुंचने की दूसरी सीढ़ी है ये। दिलबर से मिलने के लिए तड़पने लगता है, बेचैन होने लगता है। आंखें हमराही को देखने के लिए तरसने लगती हैं। और जब वह नज़र नहीं आता तो इंसान पागल सा हो जाता है। वही हालत इस वक्त मैं तुम्हारी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ये सब तो है। चांदनी ने दांत पीसे। तो बोलो, कब और कहाँ मिल रहे हो? रोको चांदनी, रोक सकती हो तो रोको खुद को। संभाल सकती हो तो संभालो। मगर नहीं, तुम पुरजोर कोशिश के बावजूद खुद को नहीं रोक सकोगी। मैंने कहा था ना, मोहब्बत नाम है उस आग का जिसकी तरफ बढ़ने से आज तक कोई खुद को नहीं रोक सका। क्योंकि क्योंकि ये वे वो आग है, मेरी देवी, जिसमें जलने के लिए इंसान ललायत उठता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस आग में जलने के बाद इंसान कुंदन की तरह दमकने लगता है। जहर के इस दरिया में डुबकियां लगाने के बाद जब इंसान बाहर निकलता है तो ऐसी खुशबुएं उठ रही होती हैं उसके जिस्म से कि लोग मदहोश हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी कॉलेज में प्रेम शास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है। अब तुम मोहब्बत की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने जा रही हो।
खूबियाँ नज़र आने लगी हैं मुझ में, उस शख्स में जिसमें तुम्हें खामियाँ ही खामियाँ नज़र आती थी। बहुत तेज़ी से मंजिल की तरफ बढ़ रही हो तुम। शायद बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। दूसरे को भी पहचानने के लिए शुक्रिया। तू कोई पागल लड़का है। शायद तुम्हें मालूम होगा, मजनू, रांझे और महिवाल को आज तक इसी नाम से जाना जाता है। उफ! कहने के साथ चांदी ने झुंझला कर रिसीवर पटक दिया। शीतल उसकी हालत पर मुस्कुरा उठी। चांदनी यूं हाँफ रही थी जैसे मीलों लंबी रेस लगाने के बाद अभी अभी यहाँ पहुंची हो। लड़खड़ाकर वे केवल इतना ही कह सकी, ये लड़का तो मुझे पागल करके मानेगा। अगला दृश्य। चांदनी ने डिपार्टमेंटल स्टोर से गुटकू के लिए रीबॉक शू ही नहीं, ढेर सारा सामान खरीद लिया था। अपने लिए, शीतल के लिए, मामचंद और मंशा देवी के लिए भी। शीतल भी साथ थी। उसने अनेक बार कहा था, क्या कर रही है तू, क्यों कर रही है इतना खर्चा। मगर चांदनी ने हर बार डांट कर उसे चुप कर दिया था। कहा था, कायदे में तो ये सब मुझे तुम सब लोगों के लिए इंडिया से ही लाना चाहिए था, मगर वहाँ से निकली ही कुछ ऐसे हालात में कि कुछ सोचने समझने का होश ही नहीं था। शॉपिंग करके जब वे पेमेंट काउंटर पर पहुंची तो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने कहा, मैं आपको एक और दिलचस्प आइटम दिखाना चाहता हूँ। बस, शीतल ने कहा, बहुत हो लिया, तो चुप रह। चांदनी ने उसे टपटने के बाद मालिक से कहा, दिखाइए। मालिक ने शोकेस से उठाकर एक टेडी बियर काउंटर पर रख दिया। चांदनी और शीतल ने देखा, लंबे लंबे भूरे बालों वाला वह एक साधारण टेडी बियर था। आंखें ज़रूरत से ज़्यादा चमकदार थीं उसकी। चांदनी ने कहा, मुझे तो इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आई। मालिक मुस्कुराया, बोला, एक चांटा मारिए इसे। जी। मारिए तो सही। थप्पड़। जी। शीतल ने टेडी बियर के गाल पर एक हल्का सा चांटा मारा। टेडी बियर के होंठ हिले, उसके अंदर से आवाज़ निकली, बुरी बात। अरे, दोनों चौंक पड़ी। ये इसने कहा? थप्पड़ आपने हल्का मारा तो इसलिए केवल इतना ही कहा। ज़रा ज़ोर से मारिए। इस बार शीतल ने ज़ोर का चांटा मारा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझे मार रही हैं, टेडी बियर ने कहा। अरे वाह, चांदनी के उठी। ऐसा कैसे करता है ये? ऐसे ही नहीं करता, बल्कि इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ करता है, मालिक ने कहा। जितना ज़ोर से चाटा आपने मारा, अब उतनी ही ज़ोर का चाटा मैं इसे मारता हूँ, तो देखिए क्या कहेगा। कहने के साथ मालिक ने उसकी कनपटी पर चाटा मारा। टेडी बियर ने कहा, उल्लू का पट्टा है तू। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसने के बाद चांदनी बोली, वाकई दिलचस्प चीज़ है, मगर यह हुआ कैसे? लड़की ने चाटा मारा तो कुछ और कहा, जो इसने मारा तो कुछ और। ये तो बनाने वाली कंपनी जाने कि उन्होंने इसमें यह खूबी कैसे भरी है, मगर है बहुत दिलचस्प। अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आप इसे जितनी ज़ोर से मारेंगे उतनी ही अलग अलग जवाब देगा। वाह, चांदनी बोली, गुटकू का तो शानदार साथी साबित होगा ये। पैक कर दीजिए। टेडी बियर भी खरीदे गए, सामान में रख दिया गया। पेमेंट की बारी आई तो मालिक ने हाथ जोड़ लिए, कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? चांदनी चौंकी। चौंक कर शीतल की तरफ देखा। उसे लगा था शायद डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक उसका पूर्व परिचित है, इसलिए उससे पेमेंट नहीं ले रहा है। मगर उस वक्त हैरान रह जाना पड़ा जब शीतल को कहते सुना, क्यों भाई, हज़ारों डॉलर का सामान फ्री में देने का मूड है क्या? जी, पेमेंट हो चुका है। हो चुका है? दोनों हैरान। किसने किया? इन्होंने। कहने के साथ उसने क्रेडिट कार्ड काउंटर पर रख दिया। शीतल ने उसे उठाया, देखा, बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां चारों तरफ घुमाई और क्रेडिट कार्ड चांदनी की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मुलाइजा फरमाइए। चांदनी क्रेडिट कार्ड पर चक्रेश लिखा देखते ही मानो पागल हो गई। पूरी ताकत लगाकर कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। उन्हें मालिक के चेहरे पर फेंका और पैर पटकती हुई वहाँ बाहर निकल गई। मालिक हैरान रह गया, बोला, अरे ये क्या किया आपने? चलिए आप ही दे दीजिए पेमेंट, कम से कम सामान तो ले जाइए। अगला दृश्य। चांदनी बुरी तरह भन्नाई हुई थी। पैर पटक कर गैलरी पार करने के बाद अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची। एक झटके से दरवाज़ा खोला और चक्रेश का अदृश्य घूंसा सीधा उसके जहन से टकराया। ऐसा घूंसा था वह कि जहन ही नहीं, मुकम्मल आंतरिक वजूद के परखच्चे उड़ गए। ऐसे कमरे की हालत को देख कर हुआ था। वह सारा सामान जो उसने डिपार्टमेंटल स्टोर पर ख़रीदा तो था, मगर लेकर नहीं आई थी। सारा का सारा कमरे में मौजूद था। बहुत सजाकर डबल बेड पर रखा गया था उसे। सामान में सबसे ऊपर टेडी बियर था, वही टेडी बियर जिसे स्टोर के मालिक ने खास तौर पर दिखाया था। दरवाजे पर ही ठिठकी खड़ी रह गई थी वह। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। आंखें मानो पथरा गई थीं। फिर शायद वह खुद ना जान सकी कब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, शीतल, शीतल। क्या हुआ चांदनी? जाने कहाँ से भागती हुई शीतल वहाँ पहुंची। ये सामान कौन लाया यहाँ? कौन सा सामान? कहते कहते शीतल को किसी के जवाब की ज़रूरत ही नहीं रह गई। उसकी नज़र पलंग पर रखे सामान पर पड़ चुकी थी। मुंह से निकला, वाह, तो ये सारा सामान यहाँ आ गया। चांदनी दरवाजे पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। शीतल कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में केवल जुड़े ही नहीं बल्कि बाकायदा सीटी बजा उठे। वह बैंड के चारों तरफ सॉरी वह बेड के चारों तरफ इस तरह घूम रही थी जैसे एग्जीबिशन में लोग किसी दुर्लभ वस्तु को देखने के लिए उसके चारों तरफ घूमते हैं। चांदनी अंदर दाखिल होती हुई दहाड़ी, मैं पूछती हूँ, ये सारा सामान यहाँ आया कैसे?
मैं तो नहीं लाई कम से कम, शीतल ने सफाई दी। कारण साफ है, मैं तो तेरे ही साथ थी, तेरे ही साथ साथ अभी घर पहुंची हूँ। कोई ना कोई तो लाए इसे यहाँ, उड़कर खुद तो पहुंचा नहीं गया। शीतल ने पूरा मजा लिया। सो तो है, सामान के पंख भी नजर नहीं आ रहे। उसी कमीने ने पहुंचाया होगा। मगर ये हो क्या रहा है? उसे कैसे पता लग गया पापा ने मुझे कनाडा भेजा है? कैसे वो मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गया? इतनी जल्दी कैसे उसने मेरे स्वागत की इतनी सारी तैयारियाँ कर ली? तुम लोगों के बारे में कैसे पता लगा उसे? कहाँ से मिल गया यहाँ का फ़ोन नंबर? और तो और गुब्बारे की डोर तक इसी मकान की बालकनी में बंधी थी। अब ये सामान यहाँ पहुँच गया। मैं पूछती हूँ, ये सब हो कैसे रहा है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब वही दे सकता है, शीतल ने कहा। अकेला वही। कहीं गुटकू को तो अपने में नहीं मिला लिया उसने? मुमकिन है रीबॉक शू के बहाने। वाक्य खुद अधूरा छोड़ दिया उसने। कारण था, ठीक उसी समय टेडी बियर का बोल पड़ना। उसने कहा था, चलो मान लिया चांदनी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर इस सामान से भला इतनी चिढ़ क्यों? ये सारा सामान तो तुम्हारी अपनी पसंद का है। हकबकाई सी चांदनी के मुंह फाड़े टेडी बियर को देखती रह गई। उस टेडी बियर को जो अब इतना मासूम नजर आ रहा था जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। जबकि चांदनी को तो उसके मुंह से निकली आवाज़ भी चक्रेश की ही लगी थी। मुट्ठियां बीचे वह पलंग के नज़दीक पहुंची। नज़र सिर्फ और सिर्फ टेडी बियर पर ही केंद्रित होकर रह गई थी। जबड़े कसे हुए थे, चेहरा सुलग रहा था, जर्रे जर्रे पर ऐसे भाव जैसे सामने बेजान टेडी बियर नहीं, चक्रेश हो, साक्षात चक्रेश। उसने एक जोरदार ठोकर टेडी बियर में जमाई। वह हवा में लहराया, कमरे की एक एक दीवार से टकराया, फर्श पर गिरा और कहने लगा, आई लव यू चांदनी, आई लव यू। शीतल खिलखिलाकर हंस पड़ी। चांदनी कुछ और बौखला गई। अर्ध विक्षिप्त वाली अवस्था हो गई उसकी। झपट कर टेडी बियर के नज़दीक पहुंची, दांत बीच एक और ठोकर जमाई। टेडी बियर उछलकर दूसरी जगह जा गिरा। कह वह भी बराबर यही रहा था, आई लव यू चांदी, आई लव यू। एक बार नज़र आ जा मुझे, चांदनी गुराई। तेरा गला ना दबा दूं तो मेरा नाम चांदनी नहीं। अगला दृश्य। अब तो शीतल को भी चांदनी की हालत पर तरस आने लगा था। इतना तो वह समझ ही रही थी, चक्कर है प्यार मोहब्बत का ही। पढ़ाई तो केवल बहाना है। असल में चांदनी को यहाँ चक्रेश से परेशान होकर भेजा गया है। उसने खुद चांदनी को फ़ोन पर चक्रेश से कहते सुना था, तेरा मुंह नोचे बगैर आना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पापा की ज़िद के कारण आना पड़ा। जाहिर था इस चक्कर को चांदनी अपने साथ इंडिया से ही लेकर आई है। मगर वह चक्रेश से इतनी नफरत क्यों करती है? ठीक उतनी ही नफरत जितना चक्रेश उसका दीवाना है। ये सवाल बार बार शीतल के दिमाग में कौंधता था। जवाब के लिए बेचैन थी। बता केवल चांदनी सकती थी, और चांदनी को वो बता पाने की अवस्था में पा नहीं रही थी। चक्रेश का नाम आते ही इस कदर भड़क उठती थी वह कि बात आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। शुरू में उसने सोचा था मामला वही है जो प्यार मोहब्बत के दरमियान अक्सर होता है। चक्रेश और चांदनी एक दूसरे से प्यार करते होंगे। मामा को चक्रेश पसंद नहीं होगा। फिर किसी बात को लेकर चांदनी और चक्रेश में भी झगड़ा हो गया होगा। वैसा ही झगड़ा जैसे प्यार करने वालों में अक्सर होता रहता है। रूठ कर चाह चांदनी यहाँ कनाडा आ गई होगी, मनाने चक्रेश भी चला आया। मगर नहीं, धीरे धीरे शीतल को लगा मामला इतना सामान्य नहीं है। चांदनी में तो चक्रेश के प्रति प्यार का एक छोटा सा जर्रा तक नजर नहीं आया था। फिर ये चक्कर क्या है? कौन है चक्रेश? क्यों चांदनी के पीछे पड़ा हुआ है? शीतल ये सब जानना चाहती थी। चांदनी को बता पाने की स्थिति में नहीं पाया तो सोचा पहले चांदनी को नॉर्मल किया जाए, उसके बाद ही कुछ बता पाएगी। सो आज वे उसे उसका दिल बहलाने के लिए डिस्को थैक में ले आई थी। हमेशा की तरह बहुत ही हंगामा खेज माहौल था वहाँ। नशे में चूर लड़के लड़कियां मस्त होकर फ्लोर पर नाच रहे थे। अपने लिबास तक का होश नहीं था उन्हें। यह भी ज़रूरी नहीं था कि जिस्म डीजे की धुन पर ही थिरक रहे हों। मतलब अपने साथी के साथ जिस्म को मटकाते बल्कि झटके देते रहने से था। बहुत शोर था वहाँ। एक तो डीजे का शोर, ऊपर से नशे में धुत लड़के लड़कियों का शोर। सच्चाई यह है कि चांदनी का मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। एक सीट पर वह गुमसुम सी जा बैठी थी। शीतल ने कई बार फ्लोर पर चलने के लिए कहा, चांदनी ने इनकार कर दिया। फिर अचानक डीजे शांत हो गया। लड़के लड़कियों के उछलते कूदते जिस्म रुक गए। डीजे पर शायद धुन चेंज की जा रही थी। यह गैप भी लड़के लड़कियों को नागवार गुजरा। वे जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगे। तभी चांदनी के कानों में एक मर्दानी आवाज़ पड़ी, एक्सक्यूज़ मी। चांदनी ने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा। वह एक घनी दाढ़ी वाला सांवला लड़का था। बाल किसी लड़की के बालों की तरह लंबे थे। आंखें सुर्ख, गाल पर चाकू के पुराने जख्म का चीरा। चांदनी को वह पहली नज़र में नहीं जचा। देखने मात्र से गुंडा लग रहा था। मेरा नाम जगबीर है, लड़कियां प्यार से जंगा कहती हैं। तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप बहुत खामोश है, चुप चुप। आपसे मतलब? कम से कम यहाँ इस माहौल में किसी का चुप चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश तो कीजिए एंजॉय करने की, आपका दिल ज़रूर बहल जाएगा। आइए डांस कीजिए मेरे साथ। कहते हुए उसने बेहिचक चांदनी का हाथ पकड़ लिया था। ए मिस्टर, चांदनी गुराई, हाथ छोड़ मेरा। कम ऑन यार, कहने के साथ वह उसे खींचने की कोशिश करने लगा। जंगा,
शीतल ने दांत पीसकर कहा था। ये यहाँ भले ही नहीं आई हो, मगर मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, और अब तू भी जान ले मेरे बारे में। मैं मामचंद श्रीवास्तव की बेटी हूँ। ओह, वो कार डीलर? हाँ, वो कार डीलर, शायद जानता होगा। इलाके का एसीपी मेरे पापा का दोस्त है। उसे तेरी इस हरकत के बारे में बताते तो जेल के अंदर होगा। मगर किया क्या है मैंने? हाथ छोड़ चांदनी का। ओह, तो चांदनी है इसका नाम? शीतल एक झटके से खड़ी होती चीखी। तो हाथ छोड़ रहा या नहीं? फालतू में इतनी गर्म क्यों हो रही है यार तू? जंगा ने कहा। डिस्को डिस्कोथेक में किसी को अपने साथ डांस करने के लिए कहना कौन सा गुनाह है? ये केवल मेरे साथ डांस कर सकती है। यह आवाज़ चांदनी के पीछे से उभरी। उसने महसूस किया आवाज़ चक्रेश की है। अभी ठीक से कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर पाई थी कि एक मजबूत कलाई उसके पीछे से प्रकट हुई। बलिष्ठ हाथ ने जंगा का गिरेबान पकड़ा और खींचकर एक तरफ फेंक दिया। कुर्सी से उछलता हुआ जंगा फर्श पर जा गिरा था। वहां मौजूद जंगा के 7-8 गुर्गे जल्दी से झपटकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। जंगा उछलकर तेजी से खड़ा हो गया था। इधर चक्रेश को अचानक अपने इतने नज़दीक पाकर चांदनी भौचक्की रह गई। मैं मुस्कुरा रहा था। चांदनी की हालत ऐसी थी जैसे हिरनी ने अचानक शेर को आमने सामने देख लिया हो। न कुछ बोल पाई, न हिलडुल सकी। अवाक थी वह। जिस सोच में तो उसी में रह गई। मैंने ठीक कहा ना चांदनी? तुम केवल मेरे साथ डन कर सकती हो, चक्रेश ने कहा। तू? चांदनी के अंदर भरा सारा लावा एक साथ फूट पड़ा। तू यहाँ भी? जंगा उस वक्त अपने गुर्गों के साथ चक्रेश पर चपटने की तैयारी कर ही रहा था जब उसने चांदनी को चक्रेश पर गुर्राते देखा। दोनों हाथ फैलाकर उसने अपने गुर्गों को चक्रेश पर झपटने से रोका। उस चक्रेश पर जिसने अपने मस्त स्टाइल में चांदनी से कहा था, ये तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए था कि जहाँ तुम होगी वहाँ चक्रेश नहीं होगा। कुत्ते, कमीने, जलील। चांदनी नाम का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं तो इंतजार ही कर रही थी तेरे सामने आने का। कहने के साथ जो उसका हाथ घुमा तो चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे डिस्कोथेक में गूंज गई। चांदनी के हाथ का थप्पड़ चक्रेश के गाल पर पड़ा। एक पल को तो सन्नाटा छा गया चारों तरफ, मगर बस एक ही पल का सन्नाटा था वह। अगले पल चक्रेश का हाथ घूमा। वातावरण में एक और चाटे की आवाज़ गूंजी। ये चाटा चांदनी के गाल पर पड़ा था। कहाँ चक्रेश, कहाँ चांदनी? एक ही चाटे में मुंह से चीख निकालती फिरकनी की तरफ फर्श पर जा गिरी थी। परंतु वह फुर्ती के साथ उठी। इतनी फुर्ती के साथ कि कोई ये तक ना जान सका कब गिरी और कब खड़ी हो गई। केवल खड़ी ही नहीं हो गई वह, बल्कि दांत किटकिटाती हुई खतरनाक बिल्ली की तरह अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले पंजे फैलाए चक्रेश पर झपटी। अजीब करैक्टर था चक्रेश। इस बार उसके हाथ का जोरदार चाटा चांदनी के दूसरे गाल पर पड़ा। एक बार फिर मुंह से चीख निकालती हुई चांदनी गिरने जा रही थी, मगर इस बार चक्रेश ने उसे गिरने भी नहीं दिया। झपट कर बाएं हाथ से उसके बाल पकड़े और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक लाकर एक एक शब्द को चबाता हुआ गुर्राया। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बेहूदगी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अपने बाल खिंचे होने के कारण चांदनी के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। चक्रेश की हरकत ने शीतल सही सभी को हैरान कर दिया था। चांदनी उसी पोजीशन में चीखी। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? और मैंने कब कहा तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? पूरी बेरहमी के साथ बालों को झटका देकर चक्रेश उससे कहीं ज़्यादा जोर से चीखा था। मैंने कब हाथ में कटोरा लेकर तुमसे प्यार की भीख मांगी? मैं गिड़गिड़ाने वालों में से नहीं हूँ चांदनी डार्लिंग। अपना हक छीन लेने वालों में से हूँ। मैं जानता हूँ, लड़कियों के तलवे चाटने वालों को उनकी मोहब्बत नहीं, सहानुभूति मिलती है। ऐसे लड़कों पर तरस खाती है तुम जैसी मगरूर लड़कियाँ। और मैं जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, मुझे तुम्हारी मेहरबानियाँ नहीं, तुम्हारी कृपा नहीं, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत। चांदनी एक झटके से खुद को छुड़ाती हुई चिल्लाई। मोहब्बत? और तुझ जैसे जानवर से? थूकती हूँ मैं तुझ पर, थूकती हूँ। संभालो जाने मन, रोक सकती हो तो रोको खुद को। पहली और दूसरी सीढ़ी के बीच ही भटक रही हो अभी तुम। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था प्यार का एक नाम नफरत भी है। वाह, इतनी नफरत! मैं तो निहाल हो गया। जगवीर ने झपट कर चक्रेश की कलाई पकड़ ली। उसके सामने आता बोला, लड़कियों पर हाथ उठाने का बड़ा शौक है तुझे? जवाब में चक्रेश के दूसरे हाथ का गुस्सा उसके चेहरे पर पड़ा। चक्रेश की कलाई उसके हाथ से सता निकल गई। एक चीख के साथ वह दूर जा गिरा, मगर उसके साथी चारों तरफ से चक्रेश पर झपट पड़े थे। उसके बाद जो धमा चौकड़ी वहाँ मची वह देखने लायक थी। एक बार फिर चांदनी ने चक्रेश को ठीक उसी तरह बिजली के पुतले में चेंज होते देखा जैसे अपने बंगले के लॉन में देखा था। लड़के लड़कियों का की भीड़ तमाशाई बनी उस उठापटक को देख रही थी। जगवीर के चमचों को धूल चटाने में चक्रेश को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। जगवीर ने जब महसूस किया कि वह अकेला रह गया तो जेब से एक झटके के साथ चाकू निकाल लिया। चाकू क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। सभी सहम गए थे। चक्रेश खुद को उसका मुकाबला करने की पोजीशन में लाया। ऐसा चाहने वाली वहाँ अकेली चाहनी थी कि जगवीर चक्रेश को अपने चाकू से चीर डाले। बाकी सबकी, यहाँ तक कि शीतल की सहानुभूति भी चक्रेश के साथ थी। बहुत ही अनोखा लड़का लगा था वह उसे। बहुत दिन से मेरा चाकू खून का प्यासा था।
कहने के साथ जगवीर गुस्सा सांड की तरह चाकू संभाले चक्रेश पर झपटा। चक्रेश, वह चक्रेश जो पहले ही से उसके हर हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार था, न केवल हल्का सा पैतरा बदल कर खुद को बचा गया, बल्कि उसके बूट की ठोकर जगवीर के नितंबों पर पड़ी। एक चीख के साथ वह टेबल के नीचे घुस गया। चक्रेश ने उस पर जंप लगाई, मगर तब तक वह पलट चुका था। इसमें शक नहीं, अगर ऐन वक्त पर चक्रेश उसकी चाकू वाली कलाई को न जकड़ लेता तो चाकू का फल उसके पेट में घुस जाता। कुछ देर तक वहीं यानी मेज के नीचे दोनों में संघर्ष होता रहा, किंतु चक्रेश ने उसकी चाकू वाली कलाई इतनी जोर से उमेटी कि हड्डी टूटने से बचाने के लिए उसे पलट जाना पड़ा। चक्रेश के पंजे में फंसी जगवीर की कलाई समकोण सा बनाती हुई उसकी पीठ पर जा चिपकी थी। चाकू हाथ से निकलकर फर्श पर गिर गया, मगर उस क्षण एक हरकत जगवीर ने भी की। उसने अपने बूट की ठोकर चक्रेश के गुप्तांग पर मारी थी। होंठों से चीख निकालता चक्रेश दूर जा गिरा। मौका मिलते ही जगवीर न केवल उछलकर खड़ा हो गया, बल्कि फर्श पर पड़े चक्रेश पर जंप भी लगा दी। चक्रेश तेजी से करवट बदलकर एक तरफ हट चुका था। जगवीर मुंह के बल फर्श पर गिरा। इस तरह एक बार फिर दोनों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई। दोनों जख्मी हो चुके थे। जगवीर तो कुछ ज़्यादा ही लहूलुहान था। 2 मिनट बाद जब चांदनी ने महसूस किया जगवीर कमज़ोर पड़ रहा है और अपने चमचों की तरह धराशायी होने वाला है, तो लपक कर दोनों के बीच में आ गई। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जगवीर की ढाल बन गई थी। फाइनल वार करने के लिए हवा में उठा चक्रेश का हाथ उठा रह गया। चेहरे पर घृणा घृणा का सागर और आंखों में नफरत की चिंगारियां लिए वह चक्रेश की तरफ देख रही थी। उसे यूं जगवीर की ढाल बनी देखकर चक्रेश के खून सने होठों पर मुस्कान दौड़ गई। अपना हवा में उठा हाथ ढीला करके नीचे गिराता हुआ बोला, मैं अपने रास्ते में आई चट्टानों को रौंदता हुआ आगे निकल सकता हूँ, मगर मगर ये चट्टान मुझसे नहीं गिरेगी। चांदनी ने पलटकर जगवीर की कलाई पकड़ी और डिस्कोथ के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके साथ बढ़ रहे जगवीर ने पलटकर कहा, देख लूंगा हरामजादे, देख लूंगा तुझे। चक्रेश के होठों पर धिक्कारपूर्ण मुस्कान थिरक कर रह गई। अरे, उसके साथ कहाँ जा रही है चांदनी? कहती हुई शीतल उसके पीछे दरवाजे की तरफ लपकी, फिर जाने क्या सोचकर हड़बड़ा कर रुकी। पलटी, लपक कर चक्रेश के नज़दीक आई, हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, मर्द का बच्चा पहली बार देखा है मैंने, हाथ मिलाओ वंडर बॉय, और इसी तरह लगे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुस्कुराते हुए चक्रेश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। शीतल ने उसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया था।